ऑलराइट बच्चों, एक काम करो, 3-4 पेजेस ब्लैंक छोड़ दो एंड देन पुट द हेडिंग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ऑब्वियसली होमवर्क के लिए तो जगह लगेगी। होमवर्क कौन, 2 क्वेश्चन होमवर्क देते ना। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेडिंग लिखो। लिखा सबने? और ब्रैकेट में लिखना, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लिखा तो उसके ब्रैकेट में लिखो सेक्शन 22 to 27। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ब्रैकेट में लिखो सेक्शन 22 to 27। लिखा सबने? कौन सा? हाँ, जो भी है, चैप्टर यूनिट, फर्क नहीं पड़ता उतना। लिखा आपने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेडिंग, ब्रैकेट में सेक्शन 22 to 27। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड बच्चों, ध्यान दो अच्छे से। देखो यहां से है ना, अब हम लोग है ना हेड्स ऑफ इनकम स्टार्ट कर रहे हैं। टोटल कितने हेड्स ऑफ इनकम है? 5। इसमें से सबसे इजी, जिसमें ऑलमोस्ट फॉर्मेट फिक्स होता है, वो यही वाला हेड है। तो वी आर स्टार्टिंग विद द इजीएस्ट हेड, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, पर्सनली मेरे को सैलरीज भी बहुत इजी लगता है, बट कुछ बच्चों का दिमाग का दही होता है उसमें, क्योंकि उसमें बहुत लर्न करने कैसा है। इसमें ज्यादा लर्न करना नहीं है, 1-2 फॉर्मेट्स है, वो फॉर्मेट्स के हिसाब से आपका पूरा कैलकुलेशन चलता है, राइट? सो वी आर स्टार्टिंग विथ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब है ना, इसमें मैं आपको एक बहुत बेसिक सी चीज बता रहा हूं। फर्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, किसी भी हेड का। अभी जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, कोई भी हेड फॉर दैट मैटर, ठीक है, क्या कंफ्यूजन हो सकता है पता है? बहुत बार हमें ये कंफ्यूजन हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर इनकम ये हेड में आएगा या वो हेड में आएगा। देयर माइट बी सम कंफ्यूजन, ठीक है। एक एग्जांपल देता हूं आपको, ठीक है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, आपको क्या अंडरस्टैंडिंग है बताओ? व्हाट व्हाट हैव यू अंडरस्टूड, मतलब आपके दिमाग में क्या इमेज है कि ये सोर्स, मतलब बेसिकली ये कैसे हम लोग इनकम कमाएंगे तो इस हेड में आएगा? कोई इमूवेबल एसेट है, उसको रेंट पे दिया है। हाँ, सेल का तो यहाँ नहीं आएगा, सेल का तो कैपिटल गेन्स हो जाएगा। दिस इज ओनली रेंटल इनकम, ठीक है। अगर हमने रेंट या लीज पे दिया है और वहां से कुछ हमें इनकम मिल रहा है तो वो इस हेड में आएगा, राइट? तो आपका अंडरस्टैंडिंग सही है मोर और लेस। बट इसमें क्या होगा पता है? अनलेस वी अंडरस्टैंड दिस करेक्टली, बहुत बार कंफ्यूजन होगा कि भाई ये इस हेड में आएगा या नहीं आएगा। एक एग्जांपल देता हूं आपको। से कोई पर्सन क्या करता है, खाली जमीन है, वेकेंट प्लॉट ऑफ लैंड है, उसको उसने किराए पे दिया है। मेरे क्वेश्चन का आंसर करो, वेकेंट प्लॉट ऑफ लैंड से किराया मिल सकता है? बिल्कुल। किसी के पास खाली जमीन है और उसको वो से पार्किंग स्पेस बोल के रेंट पे दे रहा है और उसको उससे किराया मिल रहा है, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल अपने बीसीए की बात, जो पार्किंग की जो स्पेस है, वी आर पेइंग रेंट फॉर दैट, ठीक है, वी आर पेइंग ह्यूज रेंट फॉर दैट। तो जो रेंट हम लोग पे कर रहे हैं, जो जो पर्सन वो लैंड को ओन कर रहा है, उसका जो रेंटल इनकम है वो कौन साइड में आएगा? इनकम फ्रॉम, इनकम फ्रॉम, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अप्रोप्रिएट लग रहा है आपको? हाउस का है, हाँ, प्रॉपर्टी तो है। अच्छा, मतलब हाउस को कन्वीनियंटली आपने उड़ा दिया। दिस इज नॉट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। हेड का नाम क्या है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इसलिए मैं क्या बता रहा हूं, सुनो, अपने मन से लॉ मत बनाओ, ठीक है। आपको इसलिए मैं बता रहा हूं, इसका हमें एक सेक्शन पढ़ना जरूरी है, उसको बोलते हैं चार्जेबल सेक्शन। क्या बोलता है? चार्जेबल सेक्शन। पहले इसका मीनिंग क्या होता है सुनो। ऑलमोस्ट हर हेड में आपको चार्जेबल सेक्शन का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है ना। व्हाट इज मीनिंग ऑफ चार्जेबल सेक्शन? चार्जेबल सेक्शन बेसिकली बोलता है कि अगर इस हेड में आपको इनकम टैक्सेबल करना है तो आपको उसके लिए क्या क्या कंडीशंस मीट करने पड़ेंगे, ठीक है। सिमिलरली अगर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इस हेड में इनकम को टैक्सेबल करना है तो चार्जेबल सेक्शन को समझना जरूरी है। वो चार्जेबल सेक्शन के जो भी कंडीशंस है वो मीट होने पे आपका जो इनकम है वो इस हेड में फिट होगा। आपको बात समझ में आ रही है क्या? अदरवाइज क्या होगा, आप
अभी जो आंसर कर रहे हो वो उतने कॉन्फिडेंस आंसर नहीं करो, आप स्पेकुलेट कर रहे हो सकता है नहीं हो सकता, राइट? सो इसलिए यहाँ पे ये चीज समझना सीखना बहुत जरूरी हो जाएगा, ठीक है? सो ये देख लो, यहाँ लिखा है चार्जेबल सेक्शन, following conditions must be satisfied for charging income under the head इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सेक्शन कौन सा है? 22, जो पहला सेक्शन है इस पर्टिकुलर हेड का, 22 से 27 ये सारे सेक्शंस हाउस प्रॉपर्टी को ही लिंक करते हैं, ठीक है? फिर 28 से आगे नया आपका जो हेड है वो स्टार्ट होगा, बिजनेस इनकम 28 से स्टार्ट होता है, ठीक है? सो देख लो बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा है, ये सेक्शन 22 को हम लोग बोलते हैं चार्जेबल सेक्शन। क्या बोलते हैं? चार्जेबल सेक्शन, ठीक है? तो ये सेक्शन 22 बोलता है देखो, तीन कंडीशंस अगर कोई मीट करता है, ठीक है, तीन कंडीशंस अगर कोई मीट करता है तो ही हम लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इस हेड में उस इनकम को टैक्सेबल करेंगे। ओके, चलो, तो सबसे फर्स्ट कंडीशन देखो, यहाँ पे हम लोग एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं। सो व्हाट इज द वेरी फर्स्ट कंडीशन? ये बोल रहा है सबसे पहला कंडीशन है प्रॉपर्टी मतलब कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर दिखना चाहिए। चलो मैं आपको पहले ऐसे एक्सप्लेन कर देता हूं। तीन में से फर्स्ट कंडीशन है कि देयर हैज टू बी सम स्ट्रक्चर, देयर हैज टू बी सम स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मतलब सिर्फ खाली जमीन का टुकड़ा अगर कोई उसको रेंट पे दे रहा है तो वहां कोई स्ट्रक्चर खड़ा नहीं है। स्ट्रक्चर मतलब कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग जैसा कुछ दिखना चाहिए। समझ में आया? ठीक है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बोल रहे हैं। व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन कि आप अगर खाली वेकेंट प्लॉट ऑफ लैंड को अगर आप किराए पे देते हो तो वहां कुछ स्ट्रक्चर खड़ा ही नहीं है। बिकॉज देयर इज नो स्ट्रक्चर वी कैन नॉट टैक्स द इनकम अंडर दिस हेड। व्हाई? बिकॉज स्ट्रक्चर नहीं है ना? तो स्ट्रक्चर का ना जरूरी है। स्ट्रक्चर कुड मीन एनीथिंग। स्ट्रक्चर कुड बी अ बिल्डिंग, इट कुड बी अ हाउस, इट कुड बी अ फैक्ट्री, इट कुड बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। एक दुकान हो सकती है, घर हो सकता है ना? कमर्शियल कॉम्प्लेक्स हो सकता है। ओके, सो कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर होना चाहिए जिसको आपने रेंट पे दिया है। विदाउट स्ट्रक्चर आपका इस हेड में इनकम टैक्सेबल नहीं होगा। नॉर्मल लैंड पे कोई झोपड़ी है, दैट इज ऑल्सो स्ट्रक्चर। इनफैक्ट अगर सिंपल से आपने टिन शेड भी अगर बनाया है, टेम्पररी जो भी है, वो भी स्ट्रक्चर में आएगा। इवन दैट इज अ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर हैज टू बी समथिंग जो विजिबल है क्लियरली, ठीक है? इनफैक्ट एक केस में एक गुफा को भी स्ट्रक्चर बोला गया, केव को, ठीक है? सो मैं क्या बता रहा हूं, सिर्फ जमीन के टुकड़े को अगर आप किराए पे देते हो वो इस हेड में नहीं आएगा। कैन यू थिंक देन विच हेड इज मोर सूटेबल इन दैट केस? अदर सोर्सेस। जो कोई हेड में फिट नहीं होता है ना, गवर्नमेंट ऑब्वियसली उसको छोड़ने वाली तो नहीं है। वो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट कौन से हेड में फिट हो जाएगा? बैलेंसिंग इनकम है वो, बेसिकली बैलेंस हेड है वो, है ना? मतलब जो कोई भी हेड में सूट नहीं होता है वो ऑटोमेटिकली अपने आप कहाँ आ जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आ जाएगा। समझ में आया? ठीक है, ओके। व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन? स्ट्रक्चर होना जरूरी है। अच्छा, अब एक दो चीज और क्लियर करता हूँ। स्ट्रक्चर मतलब क्या? कुछ ना कुछ हम लोगों को कंस्ट्रक्टेड कुछ स्ट्रक्चर दिखना चाहिए, विजिबल होना चाहिए, है ना? अच्छा, अब बच्चों इसमें एक दो चीजें उन्होंने क्लियर की है। कभी कभी क्या होता है, अगर एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग तो डेफिनेटली स्ट्रक्चर है, ठीक है? बट बिल्डिंग के साथ में बहुत बार जमीन का भी टुकड़ा आता है ना? अब ये जमीन और ये बिल्डिंग दोनों से किराया मिल रहा है कलेक्टिवली, कंबाइंड वे में, तो हम लोग क्या करेंगे बताओ? ऐसा कुछ नहीं करना है कॉम्प्लिकेट। बच्चों लॉ बोलता है ये जो जमीन है इसको अपने बिल्डिंग के साथ पे रेंट पे दिया है, एंड दिस इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ दैट बिल्डिंग, ठीक है? ऑब्वियसली अगर जमीन के ऊपर ही बिल्डिंग बनी है तो बिल्डिंग और जमीन दोनों भी एक ही प्रॉपर्टी होते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग हम लोग बहुत बार बैलेंस शीट में लिखते भी है, ठीक है? अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देके क्लैरिफिकेशन दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। बच्चों इफ लैंड इज एपर्चुनेंट टू द बिल्डिंग, मतलब एडजेसेंट है, उसके साथ है, उसको लग के है, तो इन दैट केस वो हाउस प्रॉपर्टी में आएगा और स्ट्रक्चर में आएगा, और उसको अगर हम लोग रेंट पे देते हैं हाउस प्रॉपर्टी इस हेड में आना है, ठीक है? खाली अगर अपने इंडिविजुअल प्लॉट ऑफ लैंड को किराए पे दिए है पूरी तरीके से तो इस हेड में नहीं आता है वो, उसका प्रॉपर हेड है अदर सोर्सेस। इस हेड में इन्होंने क्या बोला कि लैंड एंड बिल्डिंग अगर चिपक के है तो उसको हम लोग स्ट्रक्चर मान के क्या करेंगे? इसी हेड में लाएंगे। एंड इट इज वेरी कॉमन यार। फॉर एग्जाम्पल अभी देख लो क्या होगा, बहुत बार क्या होता है, सपोज किसी ने घर बनाया और घर के बाजू गार्डन भी है, तो गार्डन तो एक हिसाब से स्ट्रक्चर में नहीं आता है, बट इन्होंने उसको क्लैरिफाई करके बोला है कि उसी का पार्ट है, इट इज नॉट समथिंग डिफरेंट, वो कुछ अलग नहीं कर रहा है। दैट्स वाई वो गार्डन और वो जो बिल्डिंग है वो सबका जो भी कॉमन कंबाइंड किराया है वो हम लोग क्या करेंगे? वो इसमें लाएंगे।
समझ में आया क्या? ठीक है, बहुत बड़ा होता है, प्लेग्राउंड है ना, कोई बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स बन चुका है और बच्चों के खेलने के लिए वहां पे नीचे ओपन स्पेस है, कुछ प्लेग्राउंड जैसा कुछ बना दिया उन्होंने, सो इट इज पार्ट ऑफ दैट बिल्डिंग, इट इज नॉट सेपरेट। जो भी वो बिल्डिंग में रहते हैं उनको एक्सेस मिलता है वो प्लेग्राउंड का, राइट? सो इन दैट केस क्या होगा, वो सब स्ट्रक्चर में आएगा। यहाँ लिखा है, देख लो, पढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट कंडीशन क्या है, प्रॉपर्टी शुड कंसिस्ट ऑफ एनी बिल्डिंग, बिल्डिंग तो नहीं चाहिए, ऑब्लिक करके लिखा है लैंड एपिचन देटू, मतलब लैंड जो उसके एडजेसेंट है, उसके साथ में है, उसको भी हम लोग बिल्डिंग का ही पार्ट कंसिडर करेंगे। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स देयर मस्ट बी सम स्ट्रक्चर, कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर होना जरूरी है। लैंड एपिचन इंक्लूड्स गार्डन, गराज, ये जो भी चीजें हैं ये उसी का पार्ट है यार, इट इज नॉट समथिंग सेपरेट फ्रॉम दी स्ट्रक्चर एज सच। ठीक है, तो स्ट्रक्चर और वो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, वो इनसेपरेबल है, सेपरेट नहीं हो सकता है, एंड फॉर दैट रीजन हम लोग इसको भी प्रॉपर्टी वर्ड में लाएंगे। समझ में आया आपको? ठीक है, अच्छा, और क्या बोल रहा है, वेकेंट लैंड, अगर सपोज कोई खाली जमीन पड़ी है उसको इसने किराए पे दे दिया, तो या तो वो अदर सोर्सेस में टैक्स करो, नहीं तो पीजीबीपी में। वाई? प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस, किसी का कांस्टेंट बिजनेस ही है कि खाली जमीन को किराए पे देना, वो रेगुलर बेसिस पे वो कर रहा है कॉन्स्टेंटली, है ना, कंटिन्यूस एज अ रिकरिंग एक्टिविटी, तो बिजनेस इनकम ले सकते हो उसको। अगर वन टाइम है तो आईओएस में आ सकता है, अदर सोर्सेस में आ सकता है, इट इज अप टू यू, बट क्लियरली ये हेड नहीं आएगा, ये हेड नहीं आएगा। समझ में आया? क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, उसमें सेक्शन 22 विच इज कॉल्ड एज चार्जेबल सेक्शन। इंपॉर्टेंस क्या होता है चार्जेबल सेक्शन का? जब आप ये पढ़ोगे तो आपको एकदम क्लियर क्लियर समझेगा कि भाई क्या कंडीशंस मीट करने पे ये हेड ऑफ इनकम आता है। ठीक है, ओके, चलो बच्चों, अब देख लो क्यों फर्क पड़ेगा, ये हेड ऑफ इनकम आएगा या कोई और आएगा, इनकम तो इनकम है बच्चों, रेट्स अलग नहीं, रेट्स का अलग का नहीं है। ठीक है, मैं उसमें और एक चीज मैं बताता हूँ, फॉर्मेट चेंज होता है कैलकुलेशन का। इफ यू रिमेंबर, रेंटल इनकम हाउस प्रॉपर्टी का जब मिलता है उसमें से 30% माइनस करता है, और भी बहुत सारी चीजें माइनस करते हैं, अभी तो सिखाया नहीं आपको। ये सब चीजें आईओएस में माइनस नहीं होता है, सो आपका इनकम ही चेंज हो जाएगा पूरा कैलकुलेशन। जो टैक्सेबल इनकम जो आप निकालते हो, इफ यू चेंज दी हेड इट वुड चेंज, आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, दैट्स व्हाई हेड कौन सा आएगा उसके ऊपर बहुत अच्छा क्लैरिटी जरूरी है। फर्स्ट कंडीशन सबको समझ में आया क्या? कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर होना जरूरी है। ठीक है, तो लैंड और बिल्डिंग और लैंड अपॉर्चुनिटी देयर टू, तो ये सब चीजें स्ट्रक्चर का पार्ट होता है, बट खाली जमीन के टुकड़े को हम लोग नहीं लाएंगे स्ट्रक्चर के अंदर। इज इट इजी? नेक्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट लिखा है, असेसी मस्ट बी दी ओनर ऑफ दी प्रॉपर्टी। जिस प्रॉपर्टी को आप किराए पे दे रहे हो तो उसका एक प्राइम कंडीशन ये है कि वो प्रॉपर्टी आपकी खुद की होना चाहिए, प्रॉपर्टी आपकी खुद की होना चाहिए बच्चों। मतलब अगर मेरा घर है उसको मैंने किराए पे दिया और वहां से मेरे को रेंटल इनकम मिल रहा है, हाउस प्रॉपर्टी में आएगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर भी था और मैं उसका मालिक हूं यार। जो प्रॉपर्टी से आपको रेंट मिल रहा है, जरूरी होना चाहिए यहाँ पे इस हेड में टैक्सेबिलिटी के लिए कि वो प्रॉपर्टी के आप मालिक होना जरूरी है ना, आप उसके ओनर रहना जरूरी। आर यू गेटिंग द पॉइंट? मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो देखो सेकंड पॉइंट बहुत सही लिखा है, असेसी मस्ट बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। लेट मी क्लैरिफाई दिस पॉइंट अगेन। अब देख लो, इसमें केस बता रहा हूं, सोच के आंसर करो बच्चों। ये बताना कि ये जो प्रीमाइसेस है जहां पे हम लोग आपके क्लासेस चला रहे हैं, ये हमारा खुद का नहीं है, हम लोग यहाँ पे खुद टेनेंट है। ठीक है, बट अगर आप देखोगे तो पूरे दिन भर में अपने सारे जो हॉल्स है वो ऑक्यूपाइड नहीं रहता है। ठीक है, बहुत बार हॉल्स खाली रहता है, अभी आराम से एक या दो हॉल तो इजीली खाली मिलेंगे आपको। ठीक है, क्योंकि सारे क्लासेस एक टाइम पे थोड़ा ना चलता है। तो सपोज इमेजिन करो हम लोग ऐसे सोचते हैं कि थोड़ा और इसको ढंग से यूटिलाइज करते हैं, जो और दूसरे कोचिंग क्लासेस वालों को जरूरत है, उनके एक दो बैचेस है, उनको यहाँ पे किराए पे देते हैं। हम लोग खुद किराएदार है, हम लोग इसका रेंट पे कर रहे हैं और हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, और सब टेनेंट, ऐसा समझ लो सब टेनेंसी हम लोग ऐसा कुछ सब लेट आउट कर रहे हैं ना, मतलब टेनेंट खुद इसको किसी और को किराए पे दे रहा है। बताओ, अगर हम लोग ऐसा करके कुछ इनकम कमाते हैं तो दैट रेंटल इनकम जो है वो कौन से हेड में आएगा? ये हेड में आएगा क्या? क्यों नहीं आएगा? ये हेड का सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है, आप अगर वो प्रॉपर्टी के ओनर हो और आपको उस प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम मिलता है, ओनली देन दिस हेड वुड कम इनटू प्ले। ठीक है, अगर आप मालिक ही नहीं उसके तो ये हेड नहीं आएगा। फिर वो जो रेंटल इनकम हमने कमाया वो एग्जम्प्ट है क्या? एग्जम्प्ट कुछ नहीं होता है। अदर सोर्सेस, जिसका कोई हेड नहीं उसका अदर सोर्सेस होगा। समझ में?
ठीक है, ये क्लैरिटी जरूरी है, अदरवाइज अगर ये नहीं समझाता था तो अलग अलग लोग अपने हिसाब से अलग अलग इंटरप्रिटेशंस करते थे। इन्होंने एकदम साफ साफ भाषा में बोला है कि एसएससी उस प्रॉपर्टी का मालिक रहना जरूरी है, ओनर होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन क्या था? स्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक है, मतलब खाली जमीन को किराए पे देने से रेंटल इनकम यहां नहीं आएगा, स्ट्रक्चर होना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है? उस स्ट्रक्चर के आप मालिक होना चाहिए, एसएससी मस्ट बी दी ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। समझ में आया? ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, वेरी इजी। ये बता सकते हो अभी हम लोग यहाँ पे पढ़ाने का काम कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारा इनकम क्या है, कौन साइड में आएगा हमारा इनकम? हम तो बिजनेस कर रहे हैं यार, हम लोग कोचिंग क्लासेस का बिजनेस रन कर रहे हैं, तो सीधे सीधा हमारा इनकम कौन साइड है? बिजनेस इनकम। हम लोग जो रेंट पे कर रहे हैं, जो हमारा जो प्रॉपर्टी का जो ओनर है, जो मकान मालिक है, उसका इनकम हाउस प्रॉपर्टी, वाई पीजीबीपी हाउस प्रॉपर्टी, उसका बोल रहा हूं मैं। जो लैंडलॉर्ड है, इस बिल्डिंग का जो मालिक है, उसको तो हमने किराया पे किया, उसको इस बिल्डिंग से किराया मिल रहा है, वो इस बिल्डिंग का ओनर है, उसने उसको रेंट पे दे दिया, उसका इनकम हाउस प्रॉपर्टी। इज इट क्लियर? हमारा इनकम बिजनेस इनकम। वाई? हम लोग बिजनेस कर रहे हैं यार, हमें थोड़ा ना किराया मिल रहा है, हम लोग कैसे कमा रहे हैं? स्टूडेंट से कमा रहे हैं, ठीक है। और जो इस बिल्डिंग का जो ओनर है, वो हमसे एज ए टेनेंट पैसा कमा रहा है, रेंटल इनकम, तो उसका इनकम कौन सा होगा? मकान मालिक का हाउस प्रॉपर्टी में आएगा। क्यों? स्ट्रक्चर भी है, उसका ओनर भी है, किराए पे दे दिया उसको। इज इट इजी नाउ? ठीक है, अब एक दो पॉइंट्स और क्लैरिफाई करना जरूरी है। यहां लिखा है बच्चों कि इस पॉइंट के लिए ये देख लो, रजिस्ट्रेशन इन नेम इज नॉट नेसेसरी। क्या बोल रहा है? प्रॉपर्टी के आप मालिक कैसे बनते हो यार? नॉर्मली आप क्या करते हो? फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज कोई भी पर्सन किसी भी बिल्डिंग को ओन करना चाहता है, वो क्या करेगा? रजिस्ट्री ऑफिस में जाके वो प्रॉपरली रजिस्टर करेगा, वो बिल्डिंग अगर उसके नाम से रजिस्टर्ड है, तभी हम लोग उसको मालिक बोलेंगे यार। ये अजीब सा कुछ लिखा है, रजिस्ट्रेशन इन नेम इज नॉट नेसेसरी। इफ रजिस्ट्रेशन इज नॉट नेसेसरी, इन दैट केस अगर हम लोग इस बिल्डिंग को और आगे किराए पे देते हैं, तो फिर इस साइड में आना चाहिए ना? नहीं, मैं बताता हूं इसका मीनिंग कैसे निकालोगे। रजिस्ट्रेशन इन नेम इज नॉट नेसेसरी, लिसन वेरी केयरफुली बच्चों, एक कॉन्सेप्ट है, आगे बहुत काम में आएगा, ध्यान से सुनना। एवरीवन प्लीज लिसन, दिस इज कॉन्सेप्ट जो लॉ में बहुत जगह हम लोग देखते हैं कि यार ये लॉ इस तरीके से सोचता है। कॉन्सेप्ट का नाम है सब्सटेंस ओवर फॉर्म। सब्सटेंस ओवर फॉर्म मतलब एक्चुअल ट्रांजैक्शन क्या है, रादर देन उसको प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं। ठीक है, सही है, थोड़ा और इजी तरीके से। पेपर वर्क और फॉर्मेलिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, करेक्ट। हाँ, अगर कोई इंसान का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं, तो ये नहीं बोलेंगे कि वो जिंदा नहीं है। अच्छा, हाँ, वेरी गुड एग्जांपल। ठीक है, तो बच्चों देख लो, फॉर्मेलिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंस रियलिटी को देना है। ठीक है, इसको और सिंपल करो, क्या इट मींस? रियलिटी ओवर फॉर्मेलिटी। सी, रियलिटी ओवर फॉर्मेलिटी। ठीक है, मतलब क्या? देख लो यार, ये कागज जो है, पेपर वर्क जो है, हम लोग इसको ज्यादा अहमियत इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। हम लोग ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको देंगे? रियलिटी में एक्चुअली क्या हो रहा है। नाउ टू टेल यू, सुनो अच्छे से। सी, ए नाम का एक पर्सन है, वो क्या कर रहा है? वो अपना घर बी को बेच रहा है, हाउस प्रॉपर्टी ए ने सेल कर दिया। ए सेलर, बी इज बायर। सपोज मान लो ये बायर ने क्या किया, इसने या तो पार्ट या तो फुल कंसिडरेशन दे दिया। पार्ट और फुल मतलब या तो थोड़ा पेमेंट कर दिया या तो पूरा पेमेंट कर दिया, कुछ भी हो सकता है। पैसा दिया थोड़ा बहुत। कौन दे रहा है पैसा? बी। किसको दे रहा है? ए को। ठीक है, ए ने क्या क्या बताया? ए ने की हैंड ओवर कर दिया, जो घर की जो चाबी थी, है ना, वो इसको दे दी बी को। ओके, अब बी क्या करता है? बी वहां रहना चालू करता है बहुत टाइम तक। ठीक है, फिर उसके बाद उसको किराए पे दे दिया उसने, बी ने उसको किराए पे दिया। ओके, कुछ टाइम तक रहा, फिर किराए पे दे दिया। बच्चों एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे बता रहा हूं, सुनो एवरीवन प्लीज लिसन। यहाँ पे क्या हो रहा है? सेलर ने बायर को प्रॉपर्टी बेच दी, बट ये प्रॉपर्टी जो बिकी है, ये सिर्फ इनका अंडरस्टैंडिंग हुआ, इनकी बातचीत हुई। इनकी बातचीत के हिसाब से सेलर ने बायर के साथ अग्रीमेंट किया और उससे थोड़ा बहुत पैसा ले भी लिया और उसको चाबी भी दे दी घर की, और वो घर को दे दिया, पोजेशन चला गया। पोजेशन मतलब चाबी दे दी, किसको दे दी? बी को, बायर को। अब क्या हो रहा है? ये बायर जो ना, अभी तक इसने फॉर्मेलिटीज कंप्लीट नहीं किए, रजिस्ट्रेशन का काम कंप्लीट नहीं किया।
दोनों डिसाइड करते हैं कि यार आराम से जब भी एक अच्छा डेट मिलेगा तब जाके ये प्रॉपर्टी ए जो है बी के नाम पे रजिस्टर कर देगा ऑफिशियली। रजिस्ट्रेशन बाद में होने वाला है, वो फॉर्मेलिटी करने के पहले ही इन सब्सटेंस अभी यहाँ पे कौन वो प्रॉपर्टी को यूज कर रहा है, बी। जो भी देखेगा सब लोग उसको बी को ही उसका मालिक ट्रीट करे, क्यों? बिकॉज वो रहे वैसा रहा है, बी उसको खुद का घर समझ कर रहा है, क्यों? क्योंकि बी के माइंड में क्या चल रहा है, भाई मैंने थोड़ा बहुत तो पेमेंट दे दिया है, आगे और फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करके मैं रजिस्ट्रेशन करके मैं ऑफिशियल ओनर बन जाऊंगा। अभी तक ऑफिशियल ओनर बना नहीं है। ऑफिशियल ओनर कौन है? ए है। ऑन पेपर मालिक कौन है? ए। बट इन सब्सटेंस वो प्रॉपर्टी को यूज कौन कर रहा है? बी। वो सोसाइटी में जितने भी लोग रहते हैं वो तो ए को देख ही नहीं रहे, क्योंकि ए है ही नहीं वहां पे। सब लोग किसको देख रहे हैं? बी को देख रहे हैं। बिकॉज बिकॉज वो घर में बी रह रहा है ना, तो बी को मालिक जैसा ट्रीटमेंट दिया जाएगा। व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस रीजन, सब्सटेंस ओवर फॉर्म। रियलिटी क्या है? कौन यूज कर रहा है घर? बी यूज कर रहा है। और फॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी देखोगे, पेपर वर्क चेक करोगे तो कौन यूज कर रहा है, कौन है उसका मालिक? ए। समझा? ठीक है बच्चों, अब देख लो यहाँ पे क्यों ऐसा लिखा गया कि हम लोगों को सब्सटेंस ओवर फॉर्म ट्रीट करना है। अब बी इसको खुद मालिक है वैसे ट्रीट कर रहा है। बी ने क्या किया पता है? कुछ दिन बाद इसको किराए पे दे दिया। अब बी ने इसको रेंटल इनकम इसका बी का स्टार्ट हो गया, और ये जो रेंट बी को जो मिल रहा है बच्चों, अब क्वेश्चन ये रेज होता है, ये रेंटल इनकम बच्चों यहाँ पे टैक्स लगेगा क्या? हाउस प्रॉपर्टी में कौन भरेगा टैक्स, ए या बी? अब सेकंड कंडीशन क्या है? स्ट्रक्चर है क्या? स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब स्ट्रक्चर से रेंटल इनकम मिल रहा है, बट ये प्रॉपर्टी का ओनर कौन है? हाँ, ए ओनर है। अब देख लो प्रॉब्लम क्या होगा, सुनो। बिकॉज ऑफ द सेकंड कंडीशन, क्या बोल रहा है? असेसी मस्ट बी दी ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। यहाँ पे असेसी जो है, अगर प्रॉपर्टी का ओनर ये बी नहीं है और ए ओनर है, तो कमाई इसकी हो रही है बट टैक्स इसको लग रहा है। बिकॉज ऑन पेपर ए ओनर है, कमा हो रहा है बी, रेंटल इनकम उसको लाके दे रहा है टेनेंट, और ए को टैक्स लग रहा है। तो ए बोलेगा मेरे साथ तो गलत हो गया, मेरे को कुछ मिला नहीं और मेरे को आप टैक्स लगा रहे हो। दैट्स व्हाई दिस इज बीइंग क्लैरिफाइड कि रजिस्ट्रेशन नहीं भी हुआ है तो भी चलेगा। रजिस्ट्रेशन इन द नेम इज नॉट नेसेसरी। व्हाई? बिकॉज वी आर अप्लाइंग विच रूल? सब्सटेंस ओवर फॉर्म, है ना। सब्सटेंस और फॉर्म का मीनिंग क्या है? इन सब्सटेंस, इन रियलिटी, हु इज द ओनर? बन गया वो, आगे से फॉर्मेलिटी पेपर वर्क बाकी है ना। अब बी से रेंटल इनकम चालू होता है तो हम लोग रेंटल इनकम बी के हैंड्स में टैक्सेबल करेंगे, नॉट ए। बट फॉर दिस टू अप्लाई, यहाँ पे आपको ये साबित करना पड़ेगा कि सच में बी का इंटेंशन है आगे फ्यूचर में मालिक बनने का। कैसे साबित करोगे? उसने कुछ पैसे दिए, तो पैसे एविडेंस होते हैं क्या? बच्चों बोलो ना, ये बी ने ए को पैसे दिए, ये गवर्नमेंट को बता रहा सर देखो मैं थोड़ा बहुत पैसा दे चुका हूं और मेरा इंटेंशन है ये घर को ओन करने का, और ये हमारा अग्रीमेंट इस तारीख को हो चुका है, बट आगे हम लोग रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं। वो अग्रीमेंट हुआ है बी और ए के बीच में कि ए बेचेगा और बी खरीदेगा। इसका एविडेंस क्या है? बैंक स्टेटमेंट। एविडेंस क्या है? बैंक स्टेटमेंट बताएगा सर देखो मैंने इतना पैसे दे दिए ऑलरेडी कोई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। समझ में आया? ठीक है। एक क्वेश्चन का आंसर करना कॉमन सेंस यूज करके। आपको क्या लग रहा है, सोचो और बताओ। सपोज बी और ए का अग्रीमेंट हो जाता है, बी बोलता है हाँ मैं आपकी प्रॉपर्टी को खरीदूंगा 50 लाख में। वो 50 लाख में से 10 लाख बी ने ए को कैश में दिया है। टोटल कितना देना है? उसमें से कितना बी पे कर रहा है? कौन पे कर रहा है? बी। किसको? ए को, कैश में। प्लीज बताओ ना, अगर बी ए को कैश में पे कर रहा है तो यहां पे सब्सटेंस और फॉर्म आएगा क्या? क्यों नहीं आएगा? क्या एविडेंस यार? कैश अगर आप देते हो उसका कुछ एविडेंस ही नहीं होता है, ठीक है बच्चों। बट अगर आप बैंक से पैसा देते हो तो बैंक स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट होता है कि इस पर्सन ने इस पर्सन के बैंक अकाउंट में जमा किया है। समझ में आई बात? तो बैंक ट्रांजैक्शंस जो होते हैं ना, वो एविडेंस के तौर पे आप बोल सकते हो सर देखो मैं ओनर बन गया हूं, फॉर्मेलिटी बाकी है, सिर्फ सिर्फ फॉर्मेलिटी बाकी है। इन दैट केस बी के हैंड्स में टैक्सेबल होगा। समझ में आया क्या मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? ठीक है। सो अगेन बच्चों ये आगे हम लोग इसको और लिंक करेंगे। अभी फिलहाल आपको ये समझ में आया रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है, बिकॉज वी आर अप्लाइंग विच कॉन्सेप्ट? सब्सटेंस ओवर फॉर्म, है ना। इन रियलिटी बी इज द ओनर, जस्ट सम फॉर्मेलिटीज आर पेंडिंग। सो पेंडिंग दैट फॉर्मेलिटीज हम लोग अभी बी को ओनर मान रहे हैं और उसको हम लोग टैक्स लगा रहे हैं। अंडर विच हेड? हाउस प्रॉपर्टी। बोलो समझा? नेक्स्ट, both freehold and leasehold rights are included. Anyone in the class who can tell me ये दो words में क्या फर्क है? freehold, leasehold. Come on, बहुत easy terms है। freehold land, freehold घर और leasehold घर मतलब। बच्चों आपको क्या पता है कि बहुत सारे प्रॉपर्टीज जब आप खरीदते हो तो आपको ये चेक करना पड़ता है
कि वो प्रॉपर्टी आपने कुछ साल के लीज पे खरीदी है या पूरे आप उसके मालिक हो। अब आपको एक चीज बताओ, मेनी प्रॉपर्टीज नियर रेलवे स्टेशन, वो कौन सा बिल्डिंग है, सन्मान प्रेस्टीज है क्या? हाँ, वो बिल्डिंग में जो भी पर्सन कुछ शॉप या कोई चीज ओन करता है वो लीज पे है यार। पीपल आर बाइंग द प्रॉपर्टी फॉर लीज एट लीज ऑफ व्हाट, ऑन लीज ऑफ व्हाट 99 years, 100 years, है ना। बहुत बार क्या होता है, गवर्नमेंट क्या करती है पता है, गवर्नमेंट आपको प्रॉपर्टी बेचती है बट वो प्रॉपर्टी परमानेंटली आपकी नहीं हुई है, बहुत लंबे साल तक आपकी है। अब एक क्वेश्चन का आंसर करो, कोई भी पर्सन 50 साल 60 साल इतने लंबे टाइम तक वो प्रॉपर्टी का अगर मालिक बनता है तो एज गुड एज परमानेंट उसके लाइफ टाइम में वो मालिक ही है। देयर इज अ प्रॉब्लम हियर। क्या प्रॉब्लम है? नेक्स्ट जनरेशन को प्रॉपर्टी शायद नहीं मिलेगी। मैं अगर लीज होल्ड 99 ईयर्स के लीज पे या फिर से 50-60 ईयर्स के लीज पे अगर मैं कोई प्रॉपर्टी को खरीद रहा हूं, पैसा तो बहुत लग गया मेरा, प्रॉपर्टी को खरीद रहा हूं मैं ओनर हूं बट ओनली फॉर 50 years। What will happen after 50 years? Government will automatically become the owner after 50 years. You have to again buy that property from government. बहुत बार ऐसे होता है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी बेचती है बट गवर्नमेंट चाहती नहीं है कि आप परमानेंटली उसके ओनर हो, वो लीज को आपको रिन्यू करके वापस ओनर बनना पड़ता है फिर। समझ में आया? अभी देख लो, सपोज 50 इयर्स के लीज पे मैंने प्रॉपर्टी खरीदी है और मैं 50 साल तक उसको किसी को किराए पे देता हूं तो रेंटल इनकम है मेरा। डजंट मैटर वो फ्री होल्ड है या लीज होल्ड है। फ्री होल्ड मतलब वो आपकी प्रॉपर्टी, वो जनरेशन टू जनरेशन आप नेक्स्ट जनरेशन को भी दे सकते हो, कितने भी साल तक वो आपकी प्रॉपर्टी। लीज होल्ड मतलब कुछ साल के लीज पे अपने प्रॉपर्टी को खरीदा है, खरीदा ही है बट कुछ साल का लीज है। आफ्टर द लीज पीरियड एंड्स यू हैव टू अगेन बाय द प्रॉपर्टी फ्रॉम द गवर्नमेंट। समझ में आया क्या मैं क्या बता रहा हूँ? ठीक है, दुबई में तो ऐसे ही है, दुबई में सारा प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ओन करती है एंड इफ यू वांट टू बाय अ पीस ऑफ लैंड इन दुबई यू हैव टू बाय इट ऑन लीज। समझ में आया मैं क्या बता रहा हूँ? ठीक है, सो अगेन बच्चों, फ्री होल्ड रहो या लीज होल्ड रहो फर्क नहीं पड़ता है भाई, क्योंकि लंबे टाइम तक वो ऑफिशियली उसका ओनर ही है। ठीक है, फर्क सिर्फ इतना है कि नेक्स्ट जनरेशन को नहीं मिलता लीज होल्ड में। ओके, चलो यहां क्या लिखा है, ओनरशिप ऑफ लैंड इज नॉट नेसेसरी, मतलब एक्सप्लेन दिस। ओनरशिप ऑफ लैंड बोल रहा है वो, नहीं गार्डन का केस नहीं है, बहुत सिंपल सा पॉइंट है बच्चों। अगर सपोज एक बहुत बड़े बिल्डिंग में बहुत सारे फ्लैट्स है एंड आई एम ओनिंग जस्ट वन फ्लैट, देन आई एम द ओनर ऑफ ओनली वन फ्लैट, आई एम नॉट ओनिंग द लैंड एज सच। मैं जमीन का मालिक नहीं हूं, मैं सिर्फ वो पर्टिकुलर फ्लैट का मालिक हूं। फ्लैट के केस में आप लैंड के ओनर नहीं होते हो, आप सिर्फ फ्लैट के ओनर हो। ठीक है, अगर मैंने फ्लैट को ओन किया है और मैं फ्लैट को किराए पे दे रहा हूं तो रेंटल इनकम इस हेड में आएगा, वहां यहां लिखा है ओनरशिप ऑफ लैंड इज नॉट नेसेसरी। समझ में आया क्या बच्चों मैं क्या बता रहा हूँ? ठीक है, एक और चीज बता रहा हूँ, एवरीवन प्लीज लिसन सी। आप कभी इनके अग्रीमेंट पढ़ना है जो बिल्डर लोगों के होते हैं, जब आप कोई फ्लैट वगैरह खरीदते हो किसी बिल्डर से तो वहां पे क्या लिखा जाता है पता है, कल को अगर सपोज अर्थक्वेक जैसे इवेंट की वजह से वो बिल्डिंग पूरी अगर गिर चुकी है तो इन दैट केस आपका नुकसान है। वो जमीन का मालिक तो अभी भी वो है, बिल्डिंग का ओनर, जो बेसिकली जो जमीन का जो ओरिजिनल मालिक था, बिल्डर जो था, वो अभी भी जमीन को ओन करेगा। ही विल हैव राइट्स ऑन दी लैंड। यू आर नॉट ओनिंग द लैंड, यू आर जस्ट ओनिंग वन फ्लैट। सपोज बिल्डिंग गिर गई फॉर रीजंस लाइक एक्ट ऑफ गॉड, तो आपका नुकसान हो गया। बिल्डर इज बैक टू स्क्वायर वन, वो जमीन अगेन उसकी है। यू आर नॉट द ओनर ऑफ द लैंड, यू आर ओनर ऑफ ओनली फ्लैट। समझ में आया? अच्छा, अगर आप सिर्फ फ्लैट को ओन करते हो, जमीन को ओन भी नहीं करते हो, तो भी भाई कॉन्सेप्ट तो सेम ही है। क्यों? क्योंकि आप फ्लैट को किराए पे देने से जो रेंटल इनकम मिलता है वो भी इस साइड में आएगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? मैं जो बोल रहा हूं आपके दिमाग में बैठ रहे हैं क्या बच्चों? ठीक है, लास्ट, ओनरशिप इंक्लूड्स डीम्ड ओनरशिप। नाउ विल डू वन थिंग, डीम्ड ओनरशिप का कॉन्सेप्ट मैं आपको एक दो लेक्चर्स रुक के बताऊंगा, बिकॉज उसमें बहुत सारे पॉइंट्स अलग अलग केसेस डिस्कस करना है। ओके, ठीक है। अच्छा बच्चों, ये देख लो अभी कितने पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। फर्स्ट पॉइंट क्या था, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का सेक्शन 22, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज चार्जेबल सेक्शन। इंपॉर्टेंस क्या है, चार्जेबल सेक्शन के कंडीशंस मीट होने पे ही इनकम हाउस प्रॉपर्टी इस हेड में टैक्सेबल होता है। क्लियर? वेरी गुड। व्हाट वाज द फर्स्ट कंडीशन? कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर विजिबल दिखना जरूरी है। स्ट्रक्चर मतलब बिल्डिंग होना चाहिए या फिर लैंड उसको चिपक के वो भी स्ट्रक्चर में आएगा। ठीक है, खाली जमीन का टुकड़ा नहीं होता है। ठीक है, सेकंड कंडीशन, असेसी प्रॉपर्टी का ओनर रहना चाहिए। प्रॉपर्टी का ओनर मतलब रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो भी चलेगा। ठीक है, सब्सटेंस
ओवरफॉर्म, राइट, ठीक है। अच्छा, सेकंड पॉइंट, फ्री होल्ड लैंड चलेगी, लीज होल्ड लैंड भी चलेगी, बेसिकली लीज ऑन प्रॉपर्टी भी चलेगी। और नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ओनरशिप ऑफ लैंड इज नॉट नेसेसरी, अगर फ्लैट को ओन करते हो तो भी चलेगा, ठीक है। एंड ओनरशिप इंक्लूड्स डीम्ड ओनरशिप, आई विल कवर दिस पॉइंट, बताऊंगा आपको। अच्छा, कितने कंडीशंस हो गए, दो। थर्ड कंडीशन, थर्ड कंडीशन बहुत इजी है, बट अगेन बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है। स्टार्टिंग के दो इजीली समझते हैं, थर्ड का इंटरप्रिटेशन हो सकता है कि थोड़ा कंफ्यूज करे। आ जाओ, क्या लिखा पढ़ते हैं, प्रॉपर्टी मस्ट नॉट बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन बाय द ओनर। पढ़ो और बताओ क्या बोल रहे हैं। बिजनेस या प्रोफेशन के लिए यूज नहीं करना चाहिए, हम तो बिजनेस या प्रोफेशन के लिए यूज कर रहे हैं इसको। हाँ, खुद का करे, उसमें साइड में ऑफिस डाला तो रुक जाओ, थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है। हाँ, किसी और को यूज करने के लिए दिया है, राइट, करेक्ट। मैं बताता हूँ, रुको, इसको थोड़ा क्लियरली बताता हूँ। बच्चों इमेजिन दिस, एक डॉक्टर है, क्या करता है, उसने एक खुद का क्लिनिक बनाया। ये क्लिनिक का जो बिल्डिंग है उसको ये ओन करता है, ये ओनर है उसका। कौन ओनर है, डॉक्टर। ध्यान से सुनो सभी लोग, क्या बता रहा हूं। एक डॉक्टर ने क्या किया, एक डॉक्टर ने जमीन खरीदा, उस पर क्लिनिक कंस्ट्रक्ट किया, वो क्लिनिक को खुद ओन करता है। वो क्लिनिक किसके नाम से, डॉक्टर के नाम से, ही इज दी ओनर, ही इज दी ओनर, ठीक है। अब वो डॉक्टर क्या कर रहा है, वो डॉक्टर ने ये क्लिनिक का कंस्ट्रक्शन इसलिए किया है बिकॉज उसको खुद ये क्लिनिक यूज करना था फॉर हिज ओन प्रैक्टिस, है ना। उसका क्लिनिक है, रोज वहां जाता है, पेशेंट्स को ट्रीट करता है और पैसे कमा रहा है। अभी बताओ, ये क्लिनिक को यूज करके जो डॉक्टर ने जो पैसे कमाए हैं, ये आप कौन से हेड में टैक्सेबल करोगे। इतना इजी क्वेश्चन पूछ रहा हूं, व्हाई आर यू कंफ्यूज, कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। एक डॉक्टर क्लिनिक में पेशेंट्स का इलाज करके पैसे कमा रहा है, बिजनेस है वो, प्रोफेशन है उसका। विच इनकम, ये बीजीपी ये हेड में आएगा। इसको रेंटल इनकम बोलोगे क्या, क्यों, स्ट्रक्चर से कमा रहे हैं ना। अरे स्ट्रक्चर को उसने किराए पे दिया क्या, स्ट्रक्चर को खुद के बिजनेस के लिए यूज कर रहा है, तो हम लोग ऑब्वियसली इसको बिजनेस इनकम बोलेंगे यार, है ना। ये डॉक्टर ने जो भी पैसा कमाया, ऑब्वियसली दिस इनकम हिज अर्निंग इज फ्रॉम अ प्रोफेशन, हिज प्रैक्टिसिंग, है ना। तो इसका हेड होगा प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, ठीक है। दिस इज नॉट टू बी टैक्स अंडर हाउस प्रॉपर्टी, सॉरी हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अरे हाउस प्रॉपर्टी में कब आता है, जब इसने किसी और को किराए पे दिया है, ये खुद उसको यूज कर रहा है खुद के बिजनेस के लिए, खुद मालिक है। इस हेड में नहीं आएगा, हाउस प्रॉपर्टी में, बिजनेस में आएगा। रीड दीज टू कंडीशंस। फर्स्ट कंडीशन क्या था, बोलो, स्ट्रक्चर है क्या, क्लिनिक स्ट्रक्चर है क्या, क्लिनिक स्ट्रक्चर है, ओके। सेकंड, उसका ओनर है क्या, डॉक्टर, यस, दोनों कंडीशंस मीट हो रहे हैं, वेरी गुड। थर्ड कंडीशन क्या बोल रहा है, प्रॉपर्टी मस्ट नॉट बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, इफ ही इज यूजिंग इज फॉर हिज ओन बिजनेस। जैसे डॉक्टर खुद के बिजनेस प्रोफेशन के लिए यूज करता है, ये हेड कैसे होगा भाई, ये हेड आएगा नहीं। वहां पे अप्रोप्रिएटेड कौन सा होगा, उसने किराए पे दिया नहीं, वो खुद के बिजनेस के लिए खुद यूज कर रहा है, किसी को किराए पे नहीं दिया। अगर ऐसा केस है तो जो बिजनेस से वो पैसे कमा रहे हैं वो बिजनेस हेड है, वो प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन है। व्हाई वुड इट बी टैक्स अंडर हाउस प्रॉपर्टी यार। अब देख लो, और इसको सिंपल करता हूं, सुनो। इमेजिन दैट हम लोग क्या करते हैं, हम लोग की थोड़ी तरक्की होती है ना, थोड़ा ज्यादा फीस चार्ज करते हैं आप लोगों से कुछ साल तक, और हम लोगों को बहुत पैसे मिलते हैं, और हम लोग फिर ऑफिशियली डिसाइड करते हैं लेट्स बाय दिस बिल्डिंग। हमने बिल्डिंग को खरीद लिया, हम लोग इस बिल्डिंग के ओनर बन गए, और इसी बिल्डिंग में हम लोग कोचिंग क्लासेस का बिजनेस चला रहे हैं। ये हम लोग इस बिल्डिंग के मालिक हैं, और हम लोग इस बिल्डिंग से कोचिंग क्लासेस का बिजनेस करके पैसे कमाते हैं। विच हेड वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट, मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या है, रेंटल इनकम कहां से आएगा, हमने किराए पे दिया ही नहीं। Assessee who is the owner of this building, he is using this building for his own business, खुद के बिजनेस के लिए यूज कर रहा है। क्या होगा, अगर वो खुद के बिजनेस के लिए यूज कर रहा है तो ऑब्वियसली बिजनेस इनकम ही होगा। डॉक्टर ने क्लिनिक बना के खुद यूज किया, कोचिंग क्लासेस वालों ने बिल्डिंग ओन करके खुद वो कोचिंग क्लासेस उसी बिल्डिंग में चला रहे। ऑल दीज एग्जांपल्स वुड बी टैक्स्ड अंडर बिजनेस इनकम, नॉट हाउस प्रॉपर्टी। समझा। अब फैक्ट्स को चेंज करो, सुनो सुनो बच्चों, आंसर करो सोच के। मिस्टर ए ये एक बिल्डिंग को ओन करता है, ये बिल्डिंग का
ओनर है, इसने क्या किया, इसने मिस्टर बी जो इसका टेनेंट है, जो इसका टेनेंट है, इसको इसने रेंट पे दिया। टेनेंट इसको बिजनेस के लिए यूज कर रहा है। ये बोलो इसका इनकम डिस्कस कर लो, इसका इनकम कौन से हेड में आएगा? हाँ सोच के बोलो, हाउस प्रॉपर्टी बिजनेस के लिए यूज नहीं करना चाहिए, अभी तो लिखा है। अरे खुद के बिजनेस के लिए बोल रहे हो। अगर मिस्टर ए जो बिल्डिंग का ओनर है वो खुद वहां पे बिजनेस कर रहा है तो ये हेड कैसे आएगा? बट अगर मिस्टर ए ने बिल्डिंग ओन करके रेंट पे दिया है और वो जो टेनेंट है वो बिजनेस चला रहा है, हाउ डज इट मैटर टेनेंट क्या कर रहा है? वो रहो वहां पे या बिजनेस करो, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना। मैंने एक बिल्डिंग को किराए पे दिया और जो किराएदार है वो वहां पे खुद की दुकान चला रहा है, मेरे को तो रेंटल इनकम मिल रहा है, मेरे को उससे क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है। अच्छा मैंने जिसको किराए पे दिया वो वहां पे खुद रहता है। बच्चों आप एक घर को भी किराए पे दे सकते हो, आप एक दुकान को भी किराए पे दे सकते हो। इन बोथ दीज केसेस रेंटल इनकम जो आपको मिल रहा है वो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगा। समझ में आया क्या? क्यों ये केस में और ये वाले केस में क्या फर्क है बताओ? ये डॉक्टर वाले केस में क्या फर्क है? डॉक्टर ओनर था, ओनर खुद के बिजनेस के लिए यूज कर रहा है, बिजनेस इनकम। ठीक है ये देख लो, मिस्टर ए ओनर है बिल्डिंग का, मिस्टर ए बिल्डिंग का ओनर है, इसने खुद के बिजनेस के लिए यूज किया क्या? नहीं, इसने किसी और को दिया, जो टेनेंट है वो बिजनेस के लिए यूज कर रहा है। ये केस हाउस प्रॉपर्टी में ही आएगा। नाउ रीड दिस, क्या लिखा देख लो। प्रॉपर्टी मस्ट नॉट बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन बाय द ओनर। बाय दी ओनर मतलब जो क्लिनिक का जो मालिक है, जो डॉक्टर है, उसने खुद ने क्या किया वहां पे, अगर प्रोफेशन प्रैक्टिस किया गया, इस हेड में नहीं आएगा, बिजनेस इनकम है ना। अच्छा तो अ टेनेंट में यूज इट फॉर हिज बिजनेस और प्रोफेशन, जैसे कि हमारा केस, हमारा जो मकान मालिक है उसने हमें दे दिया किराए पे, हम टेनेंट है, हम लोग हमारे बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं, बट मकान मालिक का जो इनकम है वो तो रेंटल इनकम है यार, वो तो हाउस प्रॉपर्टी में ही आएगा। इज इट क्लियर नाउ? बच्चों समझ में आया क्या? तीन कंडीशंस बोलो। स्ट्रक्चर होना चाहिए, स्ट्रक्चर मतलब लैंड और बिल्डिंग, बिल्डिंग और लैंड अपॉर्चुनिटी दैट हो, ठीक है। उसमें खाली जमीन आएगी क्या? नहीं आएगी, वेरी गुड। सेकंड कंडीशन, असेसी उसका ओनर है ना, जरूरी है। रजिस्ट्रेशन जरूरी है? नहीं, बाय सब्सटेंस ओवर फॉर्म। लीज होल्ड लैंड चलेगा, फ्री होल्ड लैंड चलेगा, ओके। लैंड के आप ओनर नहीं हो, सिर्फ एक फ्लैट के ओनर हो, चलेगा? चलेगा। थर्ड कंडीशन क्या है? प्रॉपर्टी खुद के बिजनेस के लिए यूज मत करो। अगर आप खुद ओनर हो, खुद वहां पे बिजनेस कर रहे हो, तो ये हेड नहीं आएगा। अगर आप खुद ओनर हो, खुद बिजनेस कर रहे हो, तो अप्रोप्रिएट हेड कौन सा है? बिजनेस इनकम, क्योंकि आप बिजनेस कर रहे हो यार, सीधी बात है। बट अगर आपने जिसको किराए पे दिया, किराएदार अगर बिजनेस चला रहा है, चलेगा, हमें उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। किराएदार वहां पे हमारी प्रॉपर्टी को किस तरीके से यूज कर रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता है, हमें तो किराए मिल रहा है, तो हमारा रेंटल इनकम है वो। अंडरस्टूड और नॉट? सब लोगों को ये समझ में आया क्या? ठीक है, ओके बच्चों यहाँ पे, ठीक है, ये पॉइंट मैं आपको और लिंक करके बताऊंगा। अभी फिलहाल आपको ये समझ में आया एवरीवन? अब है ना यहां से फॉर्मेट डिस्कस करो, लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, फोकस्ड हो। फॉर्मेट मिस हुआ, पूरा चैप्टर मिस हुआ। बच्चों ये देख लो, हाउस प्रॉपर्टी के टोटल 3 टाइप्स है। हाउस प्रॉपर्टी को 3 टाइप्स में हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। कौन से 3 टाइप्स? ये देख लो, सबसे फर्स्ट लिखा है लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी। जो घर है आपका, हाउस प्रॉपर्टी जो है, ठीक है, उसको 3 टाइप्स में क्लासिफाई करें। फर्स्ट क्या है? लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी। व्हाट इज मीनिंग ऑफ लेट आउट? एनी गेसेस? लेट आउट का मतलब है कि आपकी कोई प्रॉपर्टी थी, उसको आपने लेट आउट किया है, मतलब किराए पे दिया है, मतलब यहां से आपको किराया मिल रहा है। लेट आउट प्रॉपर्टी, रिपीटिंग माय वर्ड्स अगेन, बहुत सिंपल सा टर्म है, वैसे तो एकदम कॉमन वर्ड है ना। टैक्स नहीं पड़ा तो भी शायद पता रहना चाहिए था, बट ठीक है मैं बता रहा हूं। लेट आउट का मतलब होता है कि आपने प्रॉपर्टी को किराए पे दिया है और आपको किराया मिल रहा है, बेसिकली आप पैसे कमा रहे हो, आप पैसे कमा रहे हो, ठीक है, लेट आउट प्रॉपर्टी। सेकेंड लिखा है सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी। क्या लिखा है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड? आपका खुद का घर है और आप खुद उस घर में रह रहे हो, मतलब आपको वहां से किराया मिल रहा है क्या? कैसे मिलेगा? आप खुद रह रहे हो। अगर मेरा घर है और मैं खुद उस घर को यूज कर रहा हूं मेरे रहने के लिए, रहने के पर्पस के लिए, ऐसे प्रॉपर्टी को बोलेंगे सेल्फ ऑक्यूपाइड। क्या बोलेंगे? सेल्फ ऑक्यूपाइड। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम मिलता है क्या? हाँ या ना? नहीं। लेट आउट से मिलेगा। रिपीटिंग दिस अगेन, कॉन्सेंट्रेशन प्लीज ड्रॉप मत करो यहां पे, मैं बार बार बोल रहा हूं, बिकॉज ये 1-2 चार्ट्स ही इसके अंदर, वो समझ गया तो हाउस प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट डन। ठीक है, देख लो वापस। लेट आउट मतलब, लेट आउट किया मतलब पैसा मिल रहा है आपको, रेंटल इनकम मिल रहा है, आपने किसी को किराए पे दिया, किसी को किराए पे दिया, उसको बोलते हैं लेट आउट प्रॉपर्टी, आपको वहां से रेंटल इनकम मिलेगा, ठीक है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी?
सेल्फ ऑक्यूपाइड मतलब नाम से समझ रहा है, आपने खुद उसको ऑक्यूपाई किया है खुद के यूज के लिए। तो ये सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी जो होती है, यहां से आपको रेंटल इनकम जीरो है। क्यों? आपने किराया पे दिया ही नहीं उसको, आप खुद उसको यूज कर रहे हो, तो खुद को आप किराया थोड़ा ना मांगोगे ऑब्वियसली। ठीक है। नॉर्मली क्या होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, प्रॉपर्टीज जो असेसी मुश्किल से खरीदता है, घर उसका सपना होता है खुद का घर होना चाहिए, वो सारे केसेस में वो सेल्फ ऑक्यूपेड प्रॉपर्टी है। हाँ, अगर एक असेसी के मल्टीपल प्रॉपर्टीज हैं, खुद रह भी रहा है और कुछ प्रॉपर्टीज उसने किराए पे दे दिया, तो लेट आउट प्रॉपर्टी भी आ सकता है, पॉसिबल। ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड, यहाँ पे क्लास एक और कैटेगरी बोल रहा है, क्या बोल रहा है? डीम्ड टू बी लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी, बताऊंगा, ध्यान दो बच्चों। ये देख लो, प्रॉपर्टी के टाइप्स, दो मेजर टाइप्स कौन से हैं? लेट आउट और सेल्फ ऑक्यूपाइड। हियर मी आउट नाइसली, अच्छे से सुनना। ठीक है। एक असेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, एक असेसी को ज्यादा टैक्स भरने में मजा आती है कम टैक्स? कम टैक्स। ठीक है, ओके। अब ये बोलो, ये दोनों में से कौन सी प्रॉपर्टी का उसको टेंशन नहीं कि भाई टैक्स लगेगा ही नहीं? सेल्फ ऑक्यूपाइड में टैक्सेबल इनकम जीरो है। क्यों? अरे सेल्फ ऑक्यूपाइड में आपको किराया नहीं मिला नहीं यार, तो क्योंकि आप किराया कमा ही नहीं रहे हो कुछ भी, तो आपका इनकम यहां से जीरो है। इनकम क्या है? जीरो है। वेरी गुड। ठीक है। अच्छा बच्चों, बट बाय रूल इफ यू हैव मल्टीपल प्रॉपर्टीज, ध्यान से सुनो, यहां से वापस बता रहा हूं, देख लो, अगर आपके पास एक से ज्यादा घर है, आपके पास कितने भी घर क्यों ना रहो, लॉ बोलता है ओनली टू हाउस प्रॉपर्टीज कैन बी ट्रीटेड एज सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टीज। आप कोई भी दो प्रॉपर्टीज को बोल सकते हो ये सेल्फ ऑक्यूपाइड है ना। और क्योंकि ये सेल्फ ऑक्यूपाइड है, मैं खुद उसको यूज कर रहा हूं, मैं खुद के रहने के लिए यूज कर रहा हूं, इधर से मेरा रेंटल इनकम कुछ नहीं है, मेरा मतलब इस पर टैक्स नहीं लगेगा। कितने मैक्सिमम आप सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकते हो? ओनली टू, ओनली टू। ठीक है। अब एक केस सुनना अच्छे से, क्या हो रहा है बच्चों, ये देख लो, यहां पे मिस्टर ए नाम का एक पर्सन है, इसके पास टोटल 10 हाउस प्रॉपर्टीज है। कितने प्रॉपर्टीज है इसके पास? 10 अलग अलग इसके पास घर है, समझ लो। ठीक है। ये 10 घर में से सपोज इसने क्या किया, एक घर को इसने किराए पे दिया। एक घर को किराए पे दिया मतलब ये एक घर को क्या बोलोगे, जल्दी बताओ? जो घर को हम लोग किराए पे देते हैं, जहां से किराया मिल रहा है, उसको क्या बोलते हैं? लेट आउट। लेट आउट, राइट। ठीक है। बचे कितने घर? 9 घर बच गए। अब ये 9 घर में क्या कर रहा है पता है? ये 9 के 9 घर खाली है। इसने क्या किया, 10 में से सिर्फ एक घर को किराए पे दिया, वहां से किराएदार से इसको रेंटल इनकम मिल रहा है। ओके, अच्छा। अब क्या हो रहा है पता है? ये जो बैलेंस जो 9 घर है ना बच्चों, इसमें ये क्या बोल रहा है पता है? ये गवर्नमेंट को बोल रहा है, सर ये 9 के 9 घर जो है ना, वो मैं किसी को किराए पे नहीं दे रहा हूँ, मैं ना कभी कोई घर में रहता हूँ, कभी कोई घर में रहता हूँ, और ये सारे के सारे घर मेरे सेल्फ ऑक्यूपाइड है। क्या बोल रहा है? सेल्फ ऑक्यूपाइड। गवर्नमेंट बोलेंगे पागल भी लोग हैं क्या? 9 घर, 9 घर में कौन रहता है यार? बोले मैं रहता हूं सर। ठीक है। मैं मेरी मर्जी से कभी कोई घर में रहता हूं, कभी कोई घर में रहता हूं। गवर्नमेंट बोल रही ठीक है, तो ऐसी हरकतें करता भी होगा ना, तो भी हम लोग एट दी मोस्ट सिर्फ 2 घर को तेरे लिए हाउस को सेल्फ ऑक्यूपेड मानेंगे। कितने घर को गवर्नमेंट सेल्फ ऑक्यूपेड मान रही है? 2 घर को। ठीक है। मतलब क्या होने पता है? ये भले ही 9 के 9 घर में से इसको रेंटल इनकम नहीं मिल रहा है, रेंटल इनकम इज एक्चुअली जीरो, बट ये 9 में से ओनली 2 हाउसेस ही कैन ट्रीट एज सेल्फ ऑक्यूपेड। सेल्फ ऑक्यूपेड का इनकम क्या होता है? सेल्फ ऑक्यूपाइड का इनकम क्या होगा? जीरो, क्योंकि ये सेल्फ ऑक्यूपाइड है। अच्छा, गवर्नमेंट बोल रही है जो बैलेंस जो तेरे साथ घर है ना, भले ही तेरे को यहां से रेंटल इनकम नहीं मिल रहा है, वो तेरी गलती, तूने किराए पे नहीं दिया, हम लोग जबरदस्ती यहां पे किराया मिल सकता था ये अज्यूम करके इनकम निकालेंगे और टैक्स लगाएंगे। मतलब घर को खाली रखना भी टैक्सेबल होता है। एक्सेस प्रॉपर्टीज है, इफ यू आर नॉट गिविंग इट ऑन रेंट, गवर्नमेंट वुड अज्यूम सम इनकम और उस पर टैक्स लग जाएगा। ये जो बैलेंस साथ करें ना बच्चों, ये आपने लेट आउट किया है क्या? आपने लेट आउट किया है क्या? अरे सब लोग यहाँ ध्यान दो, क्या बता रहा हूं सुनो अच्छे से। कितने घर थे? 10 में से सिर्फ कितने घर को किराए पे दिया है? एक घर से एक्चुअली पैसा मिल रहा है, बाकी 9 घर ऐसे से क्या बोल रहे हैं, सिर्फ सारे घर में मैं खुद यूज कर रहा हूं। अच्छा,
करता होगा तो यूज। हम लोग तेरे सिर्फ 2 घर को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानेंगे, सो फिर बैलेंस 7 घर वहां से तो किराया मिला ही नहीं। अगर आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली किराया नहीं भी मिल रहा है तो भी हम लोग क्या डीम करेंगे, हम लोग डीम करेंगे, अज्यूम करेंगे दैट दिस इज लेट आउट, दिस इज डीम्ड टू बी लेट आउट, डीम्ड टू बी लेट आउट। बच्चे वर्ड बहुत खतरनाक है, डीम्ड। जब भी डीम वर्ड आता है गवर्नमेंट खुद का कुछ अजम्पशन लगा रही है। गवर्नमेंट क्या बोली, हम लोग अज्यूम करें कि आपने किराए पे दिया, सर दिया ही नहीं, हाँ हम लोग मान रहे, बट मान रहे मतलब हम लोग देखेंगे कि उस एरिया में नॉर्मली वो घर का, वो प्रॉपर्टी का जो एरिया है उसके हिसाब से कितना नॉर्मल किराया मिल सकता था, और आपने नहीं दिया है। वो नॉर्मल किराया अज्यूम करके हम लोग वो इनकम पे टैक्स लगाएंगे। आर यू गेटिंग दी पॉइंट? ठीक है, मतलब घर को खाली रखना भी टैक्सेबल हो सकता है अगर बहुत ज्यादा घर को आपने खाली रखा है तो। ठीक है, ये देख लो कितने प्रॉपर्टीज है, 3। पढ़ो यहाँ पे क्या लिखा है, सबसे फर्स्ट क्या लिखा है, लेट आउट। लेट आउट के नीचे क्या लिखा है, हियर रेंट इज रिसीव्ड फॉर दी हाउस प्रॉपर्टी। सेकंड क्या बोल रहा है सेल्फ ऑक्यूपाइड में, हियर नो रेंट इज रिसीव्ड एज दी प्रॉपर्टी इज यूज्ड बाय द असेसी फॉर हिज रेसिडेंस। वो खुद यूज कर रहा है रेसिडेंस के लिए, व्हाट इज मीनिंग ऑफ रेसिडेंस, रह रहा है खुद, तो वहां से किराया नहीं मिलता है। मैक्सिमम कितने घर को आप सेल्फ ऑक्यूपाइड मानोगे, 2 ही घर को। यहां देख लो लास्ट पे लिखा है बच्चों, डीम टू बी लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी क्या होता है, इफ असेसी इज हैविंग 5 हाउस प्रॉपर्टी, सपोज 5 घर है, आउट ऑफ विच 1 इज लेट आउट, एक को किराए पे दिया है, ठीक है, 2 आर यूज्ड बाय हिम फॉर हिज रेसिडेंस। ये 2 को मैंने अलग से हाईलाइट क्यों किया है, बिकॉज सिर्फ 2 घर को ही आप रेसिडेंस के लिए ट्रीट कर सकते हो, भले ही खाली खाली पड़े हैं, आप गवर्नमेंट को बोल नहीं सकते सारे घर को मैं यूज कर रहा हूं। सिर्फ 2 घर को आप कोई भी आपकी मर्जी से सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकते हो। ठीक है, जो भी बच्चे को जो 2 घर है इसको लॉ क्या मानेगा, डीम्ड टू बी लेट आउट, डीम्ड टू बी लेट आउट, समझा? हाँ, एक घर ऑलरेडी, सॉरी क्या बोल रहे हो, कौन सा वाला, एक घर लेट आउट है। लेट आउट को तो आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन ही नहीं है, दिस हैज टू बी ट्रीटेड एज लेट आउट, व्हाई, बिकॉज यहाँ से रेंटल इनकम मिल रहा है, यू कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर लेट आउट। फॉर बैलेंस 9 हाउसेस इफ इज नॉट यूजिंग देम, बेसिकली वो किसी को किराए पे नहीं दे रहा है, तो 9 में से कोई भी 2 घर को आप सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लो, कोई भी 2 घर, अप टू यू, आप वहां यूज कर रहे हो, रह रहे हो, नहीं रह रहे हो, वो आपको प्रूव भी नहीं कर रहे हैं। घर के अंदर एक रूम को किराए पे दिया, so part of that property would be treated as let out and balance part would be treated as self occupied। हाँ होता है ऐसा, आगे क्वेश्चन सॉल्व भी करेंगे इसके। एक बिल्डिंग में 3 फ्लोर है, एक को रेंट पे दिया, बाकी 2 में रह रहा है, ऐसे भी केसेस है, सॉल्व करेंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे हम लोग, प्रोपोर्शनेटली निकालना पड़ता है। अगर हम लोग एवरी इंडिविजुअल के नाम पे घर खरीदे, मतलब घर में जितने मेंबर्स है, बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी है, वैसा ही करना चाहिए। डमी कंपनीज बना रहा है। हाँ यार, कंपनीज के केस में हाउ वुड दिस अप्लाई, दिस इज नॉट एप्लीकेबल टू कंपनीज। कंपनी का घर है जहां पे कंपनी रहती है अपने बीवी बच्चों के साथ, वोंट वर्क दैट वे, इट इज ट्रीटेड एज लेट आउट। ये सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर रेसिडेंस लिखा है, रहने के लिए, कंपनी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अच्छा बच्चों एक सेकंड, हाँ बोलो, किसके, हाँ नहीं, वाई सेल्फ ऑक्यूपाइड, वो ये हेड में आएगा ही नहीं आएगा, दैट इज अगेन क्वेश्चनेबल, बिजनेस कर रहे हो उनका। बच्चों एक सेकेंड, हाँ और किसी को कुछ डाउट है, हाँ बोलो। कमर्शियल प्रॉपर्टी रही तो, हाँ सी इफ इट इज कमर्शियल प्रॉपर्टी ना, ये हेड में आएगा नहीं आएगा वो डिस्कशन बाकी है। एक और चीज अगर आपने देखा रहेगा, ये वाला पॉइंट मैंने नहीं बताया, ये वाला पॉइंट, प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड ऑफ अ बिजनेस। ठीक है, आई डिस्कस दिस, आऊंगा इस पॉइंट पे भी। ठीक है बच्चों एक सेकंड, पहले ये बताओ आपको ये तीनों भी चीजें ब्रॉडली समझ में आई क्या, फिर से रिपीट करो और देख लो, यहां ध्यान दो, वापस बता रहा हूं। 3 प्रॉपर्टीज कौन से है, लेट आउट, सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड लास्ट कौन सा है, डीम टू लेट आउट। लेट आउट मतलब किराया मिल रहा है, ठीक है, सेल्फ ऑक्यूपाइड मतलब नहीं मिल रहा है, आप खुद रह रहे हो। नो मैक्सिमम हाउ मेनी प्रॉपर्टीज यू कैन ट्रीट एज सेल्फ ऑक्यूपाइड, ओनली 2 प्रॉपर्टीज, एंड लास्ट क्या है, डीम टू बी लेट आउट, जो भी बैलेंस घर है जिससे आप कुछ नहीं कर रहे हो, जबरदस्ती उसको डीम लेट आउट मान के गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी। ठीक है, अच्छा एक बेसिक चीज आपका, मैं अंडरस्टैंडिंग चेक करो, आप किस तरीके से सोच रहे हो वो चेक करो। लुक एट दिस सिचुएशन, 10 में से एक घर लेट आउट था,
ठीक है, बैलेंस जो 9 घर है, इसमें से जो 2 घर है इसको हम लोग सेल्फ ऑक्यूपेंट मान सकते हैं क्या? कौन से 2 घर को? कोई भी 2 घर को। सबके सब 9 के 9 घर खाली पड़े, है ना? अस्से से क्या बोल रहा है, मैं सारे घर को यूज करो। यूज करता भी होगा तो सारे घर को, बट सिर्फ 2 घर को सेल्फ ऑक्यूपेंट मान सकता है। बैलेंस 7 घर को जबरदस्ती क्या मानेगा लॉ? डीम लेट आउट। तो कौन इसमें क्या समझदारी होगी, कौन से 2 घर को सेल्फ ऑक्यूपेंट मानना चाहिए? जो सबसे ज्यादा हाई वैल्यू, राइट? हाई वैल्यू वाले घर को सेल्फ ऑक्यूपेंट मानो, क्योंकि बहुत बड़े घर का सेल्फ ऑक्यूपेंट मानने से इनकम जीरो कर रहे हो। बैलेंस छोटे छोटे घर को अगर आपने डीम नेट आउट माना तो उसे रेंटल इनकम कम निकलता है, तो आपका टैक्स प्रोपोर्शनेटली कम हो जाएगा। इट इज अप टू यू टू डिसाइड दिस। आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग इसके। समझा लॉजिकली कैसे सोचना है? हमें क्लाइंट का टैक्स बचाना है, तो बचेगा कैसे क्लाइंट का टैक्स? उसका हम लोग क्या कर रहे हैं, डीम लेट आउट में छोटे छोटे घर को डीम लेट आउट मानो, जो बहुत बड़े बड़े घर है ना उसको सेल्फ ऑक्यूपेंट ट्रीट करो। यू नीड नॉट प्रूव दिस कि आप एक्चुअली वहां रहते हो। भले वो घर खाली पड़ा है, कोई आके चेक भी नहीं करेगा और आपको प्रूव भी नहीं करना है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है, वो कोई भी 2 घर को आप क्या मान सकते हो, सेल्फ ऑक्यूपाइड। आर यू गेटिंग दिस? चलो फॉर्मेट पे आते हैं, पूरा ध्यान यहाँ पे। फॉर्मेट में हुआ नहीं समझेगा, मैं बार बार बता रहा हूं। फर्स्ट क्या लिखा है, लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी। बच्चों लेट आउट से आपको रेंट मिल रहा है, ये एक सिंगल फॉर्मेट है जो अक्रॉस हाउस प्रॉपर्टी हर क्वेश्चन में आपको चलाना पड़ेगा। इतना ही फॉर्मेट है, सिंपल सा। ठीक है, मैं देखो आपको थोड़ा हेल्प करता हूं पे। सबसे फर्स्ट हाउस प्रॉपर्टी का आपको ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालना पड़ेगा। जीवी बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? जीवी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू का मीनिंग क्या है? देखो आगे इसका डिस्कशन होगा, काफी बड़ा कॉन्सेप्ट है। अभी फिलहाल अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल क्रिएट करके दे रहा हूं, सुनो। सपोज अगेन मिस्टर ए ने क्या किया, ये एक बिल्डिंग को ओन करता है और ये क्या कर रहा है, ये बिल्डिंग को दे रहा है रेंट पे, और इसको इससे रेंटल इनकम मिल रहा है से हर महीने का 1 लाख, 1 लाख रुपीज पर मंथ, ये इसको रेंटल इनकम मिल रहा है। ठीक है, तो इसका जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे बच्चों, तो सबसे फर्स्ट आपको निकालना है जीएवी। व्हाट इज जीएवी? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। इसका मीनिंग ऐसा समझो, जो साल भर का जो किराया आपको मिला है दैट वुड बिकम जीएवी। सिंपल रख रहा हूं फिलहाल अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए, इसमें बहुत इफ्स और बट्स है। ठीक है, अच्छा बताओ, तो अगर मेरा एक बिल्डिंग है और मैंने उसको किराए पे दिया और 1 लाख मेरे को हर महीने का मिल रहा है, तो पूरे साल भर का मेरे को रेंट कितना हो गया, जीएवी कितना हो जाएगा? सो यहां लिख रहा हूं, सो ग्रॉस एनुअल वैल्यू हियर वुड बी 1 लाख इंटू 12, कितना हो गया? 12 लाख, 12 लाख। ठीक है, अब यहां क्या होता है बच्चों, अब ये देखो, अगर आप एक बिल्डिंग के मालिक हो और आपको वहां से रेंटल इनकम 12 लाख का मिल रहा है साल भर का, ठीक है, तो अब आपको गवर्नमेंट अगर बोलेगी कि 12 लाख आपका रेंटल इनकम है, इसको टैक्सेबल करेंगे और इस पे आपको टैक्स भरना है, तो आपको यहाँ पे बहस करना चाहिए, सर अगर मैं इस बिल्डिंग का मालिक हूं तो एक मालिक के चलते मेरे को बहुत सारे टैक्सेस लगते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर्टी टैक्स और म्युनिसिपल टैक्स। क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टी टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स। व्हाट इज मीनिंग ऑफ म्युनिसिपल टैक्स? और आपको थोड़ा 2-3 क्वेश्चन का आंसर करना है बच्चों। म्युनिसिपलिटी का टैक्स सबको पता होगा ना यार, है ना? तो देख लो, म्युनिसिपल टैक्सेस जो होते हैं वो नल पट्टी वगैरह जो होता है ना, पानी की सप्लाई के लिए, बाकी सब फैसिलिटीज के लिए आपको म्युनिसिपलिटी को टैक्स देना पड़ता है। और टैक्स भी डिपेंड करता है कि आपका घर कितना बड़ा है, प्रोपोर्शनली उतना ज्यादा आपको टैक्स लगता है। ठीक है, घर का म्युनिसिपल वैल्यू होता है, एवरीवन लिसन केयरफुली, वो म्युनिसिपल वैल्यूएशन जितना ज्यादा घर का, उतना ज्यादा म्युनिसिपलिटी आपसे टैक्स लेती है। ये बताओ म्युनिसिपलिटी टैक्स जो लगाती है वो मिस्टर ए को भरना चाहिए या टेनेंट को भरना चाहिए? अग्रीमेंट कुछ भी किया होगा इन्होंने, बट नॉर्मली बच्चों गवर्नमेंट ये टैक्स किससे मांगेगी? मालिक जो उससे मांगते हैं। ठीक है, अच्छा सपोज इमेजिन करो मिस्टर ए ने 10,000 रुपीज का, या फिर इसे थोड़ा बड़ा करता है अमाउंट, 1 लाख रुपए का इसने म्युनिसिपल टैक्स भरा है। कितना भरा है? तो 1 लाख रुपए का अगर वो म्युनिसिपल टैक्स भरता है तो उसका जो घर से जो इनकम है प्रोपोर्शनेटली उतना कम हो जाएगा। लुक एट दी फॉर्मेट, फॉर्मेट में जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू है इसमें से हम लोग को माइनस करने मिल रहा है म्युनिसिपल टैक्सेस। वाई? क्योंकि जो ओनर है उसने अपनी जेब से वो म्युनिसिपल टैक्स भी भरा है। फॉर दिस रीजन हम लोग इसको भी डिडक्ट करेंगे। जीएवी कितना था? 12 लाख। इसमें से माइनस करो म्युनिसिपल टैक्सेस, कितना है म्युनिसिपल टैक्सेस? 1 लाख। ध्यान दो, ध्यान दो, कितना है ये 11 लाख को बोलेंगे ग्रॉस में से म्युनिसिपल टैक्स माइनस हो, अब ये बन गया नेट, नेट एनुअल वैल्यू। व्हाट वाज जीएवी?
ग्रॉस एनुअल वैल्यू विच मींस रेंटल इनकम जो आपको ग्रॉस मिला है 12 लाख अपने केस में, इसमें से माइनस क्या किया? म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स क्या होता है? जो प्रॉपर्टी पे आपने जो टैक्स भरा है म्युनिसिपैलिटी को, दैट इज म्युनिसिपल टैक्स, वो माइनस कर दिया क्योंकि आपका खर्चा हो गया हो, तो आपको नेट कितना मिला वो प्रॉपर्टी से किराया? नेट 11 लाख। ओके, नाउ लिसन केयरफुली। अब क्या होगा यहाँ पे पता है? ये जो म्युनिसिपल टैक्स जो हमने माइनस किया ना, बहुत बार क्या होता है मैं बताता हूँ, सुनो। फॉर दैट मैटर बच्चों, हमारे केस में हम लोग कौन है? हम लोग टेनेंट है या हम लोग ओनर है? बिल्डिंग है, टेनेंट है यार। हमारा मकान मालिक तो हमसे हर एक चीज वसूल करता है, ईच एंड एवरीथिंग। उनका तो क्लियर बोलना है ये बिल्डिंग यूज करना है तो म्युनिसिपल टैक्स भी तुम ही भरो, हमसे ले रहा है यारो। इज इट राइट और रॉन्ग? अच्छा, यूज हम लोग करें तो म्युनिसिपल टैक्स भी हम लोग भरना चाहिए, सही लग रहा है क्या? ठीक है, इट माइट साउंड करेक्ट। अब ये बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। ये जो अपना एसएससी, इसकी बातचीत गवर्नमेंट से चल रही है, ध्यान से सुनना। मैं आपको बोल चुका इसके पहले कि बहुत बार गवर्नमेंट और एसएससी का कन्वर्सेशन बताऊंगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है लॉजिकली चीजें समझने के लिए। गवर्नमेंट के पास अपना एसएससी आता है और एसएससी जाके बोलता है सर मेरे को ग्रॉस रेंटल इनकम 12 लाख का मिला। गवर्नमेंट मिल रही, ओके टैक्स भर दे इस पे। ये बोला नहीं सर, ये 12 लाख मेरे हाथ में नहीं है क्योंकि मेरे को प्रॉपर्टी से रिलेटेड म्युनिसिपालिटी को टैक्स भरना पड़ा। गवर्नमेंट पूछती कितना? बोल रहा है 1 लाख। गवर्नमेंट बोलती है ठीक है भाई, 1 लाख तेरे को खर्चा हो गया तो तेरा नेट इनकम 11 लाख जो है नेट एनुअल वैल्यू, उस पर टैक्स भर देना। ओके, आशीष बोल रहे हैं ओके। गवर्नमेंट एक और चीज उसको पूछती है, बट ये जो 1 लाख का जो तू म्युनिसिपल टैक्स का खर्चा बोल रहा है, ये तूने अपने जेब से भरा है ये बर्डन टेनेंट पे डाला है? ये बोल रहे हैं सर मैंने तो टेनेंट से वसूल किया है, तो फिर तेरा खर्चा कहां से हो गया? अगर टेनेंट से रिकवर कर रहा है तो 1 लाख का ये म्युनिसिपल टैक्स, सो इन दैट केस ये आपको अलाउ नहीं होना चाहिए। एसएससी को अलाउ क्या रीजन कैसे कर रहे हैं? तो क्योंकि बेचारा एसएससी का खर्चा हो गया और उसको नेट नेट सिर्फ 11 लाख ही मिला, बट दैट वुड बी द केस ओनली व्हेन वो अपने जेब से भर रहा है। ठीक है, अभी बताओ अगर उसने टेनेंट से वो रिकवर किया, अब जैसे आपने बोला कि सर बहुत बार टेनेंट से रिकवर करते हैं, नॉर्मल चीज है, अगर टेनेंट से वसूल किया जा रहा है तो ये बर्डन आया ही नहीं यार अपने ओनर पे, है ना? तो ये म्युनिसिपल टैक्स आप माइनस कब करोगे? ओनली इफ कौन पे कर रहा है? ओनर पे कर रहा है। टेनेंट ने पे किया तो माइनस नहीं करना है। टेनेंट ने पे किया तो खर्चा थोड़ा ना मालिक का यार, उसका खर्चा कब होगा? जब उसने अपने जेब से भरा है। समझ में आया क्या? बहुत बार क्वेश्चन में आपको वहां पे लिख के देगा दैट दिस अमाउंट इज रिकवर्ड फ्रॉम टेनेंट, उस केस में माइनस नहीं करना है। अगर उसने खुद के जेब से भरा है तो उसका खर्चा यार, तब वो माइनस कर क्योंकि उसको उतना कम मिल रहा है। यहां तक बात समझ में आई? बोलो फॉर्मेट क्या है? जीएवी में से म्युनिसिपल टैक्स माइनस किया, क्या आया? एनएवी। व्हाट इज जीएवी? गाओ ग्रॉस एनुअल वैल्यू माइनस क्या किया? म्युनिसिपल टैक्स, क्या आया? नाउ म्हणजे काय? नेट एनुअल वैल्यू। ठीक है, ओके। अच्छा, ये एनएवी की बात गिन के दो चीजें माइनस करनी है। कितने? दो। एक तो आपको ऑलरेडी पता है, एक होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना माइनस करते हैं हम लोग? 30%। एनएवी का होता है वो। ठीक है, तो एनएवी कितना है? 11 लाख। 11 लाख का 30% बोलो, 3,30,000। ये आपने माइनस किया। एनीवन इन द क्लास हु कैन एक्सप्लेन मी द लॉजिक बिहाइंड डिडक्टिंग दिस 30%? मेंटेनेंस का खर्चा होता है, रिपेयर का खर्चा होता है, पेंट वगैरह करना पड़ता है, कुछ मरम्मत का खर्चा हो गया, ये सारा रिपेयर मेंटेनेंस का पेंटिंग का जो भी खर्चा हो रहा है, गवर्नमेंट अज्यूम कर रही है दैट दिस वुड बी टू द ट्यून ऑफ 30%। नो क्वेश्चंस आस्क्ड। अब बच्चों मैं क्या बता रहा हूं ध्यान से सुनना। बहुत बार आपको एग्जाम्पल में कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन में वहां पे लिखा जाएगा रिपेयर का इतना इतना खर्चा, मेंटेनेंस का इतना इतना खर्चा, पेंटिंग का इतना इतना खर्चा। वो सब इग्नोर करो। क्यों? क्योंकि वो सारे खर्चे हमने कलेक्टिवली 30% में एडजस्ट किए और कुछ माइनस नहीं करने का। सर उसका खर्चा हो गया ना, अरे हाँ हो गया तो क्या हो गया? अपने फॉर्मेट में वो नहीं आ रहा है कहीं पे भी। अपना फॉर्मेट ऑलरेडी 30% एडजस्ट कर रहा है, तो 30% में सारे खर्चे अज्यूम्ड है और कुछ माइनस नहीं करने का। फॉर्मेट को स्टिक करो। द मोमेंट यू चेंज दी फॉर्मेट आपके आंसर गलत हो जाएंगे। इतना सिंपल फॉर्मेट है, समझ में? स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना माइनस करोगे? 30%। ठीक है, इसका सेक्शन है 24A। क्या सेक्शन है? दो सेक्शन है डिडक्शंस के। यहाँ पे डिडक्शंस मतलब इस इनकम का डिडक्शन है, ग्रॉस टोटल इनकम का नहीं बोल रहा हूं। ठीक है, 24A। अच्छा, एक और चीज बच्चों, एक चीज बताओ यार, अगर मैं एक बिल्डिंग का मालिक हूं तो बिल्डिंग को बनाने के लिए मैंने बैंक से लोन भी लिया है, ऐसा हो सकता है क्या?
वो लोन का इंटरेस्ट भी तो मेरा खर्चा ही है ना। जो बिल्डिंग को बनाने के लिए मैंने बैंक से लोन लिया है, उस लोन का इंटरेस्ट भी खर्चा ही होता है, दैट इज ऑल्सो टू बी डिडक्टेड हियर। इंटरेस्ट भी माइनस करो तो अलग से मेरे को इंटरेस्ट भी माइनस करने मिलेगा अंडर सेक्शन 24B। सपोज मैंने 1 लाख का इंटरेस्ट भरा, माइनस कर दो, कितना है फाइनल आंसर? 6,70,000। तो ये 6,70,000 क्या है? दिस इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। समझ में आया? फॉर्मेट देख लो, क्लास में ही लर्न कर लो। वापस पूछ रहा हूं, सभी लोग ध्यान से सुनो। कितने टाइप के प्रॉपर्टीज होते हैं? क्या दो यार, क्या दो, क्या दो? 3 प्रॉपर्टीज है। बेसिक पॉइंट, तुम लोग क्या कर रहे हो यार? कितने प्रॉपर्टीज है? कौन से? लेट आउट, सेल्फ ऑक्यूपाइड, डीम टू बी लेट आउट। लेट आउट क्या होता है? जहां से किराया मिला। सेल्फ ऑक्यूपाइड, खुद यूज कर रहे हो तो वहां से किराया मिलने का चांस ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, कितने प्रॉपर्टीज सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकते हो? कोई भी दो, ठीक है। अच्छा, कौन सी दो? जो खाली है, लेट आउट छोड़ के बोल रहे हैं। लेट आउट तो सेल्फ ऑक्यूपाइड मानोगे? सर आपने बोला कोई भी मान सकते हैं, कॉमन सेंस है ना। लेट आउट मतलब लेट आउट है, वहां से तो किराया मिला है। बैलेंस प्रॉपर्टीज में से कोई भी दो आप सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकते हो, और जो भी और बचे हुए प्रॉपर्टीज है उसको हम लोग डीम करेंगे लेट आउट, डीम टू बी लेट आउट। समझा? क्लियर है? फर्स्ट जो केस था लेट आउट प्रॉपर्टी, उसका फॉर्मेट देख लो। सबसे फर्स्ट क्या लिखा है? बोलो ना बच्चों, यहां दिखाऊंगा नहीं आपको फॉर्मेट, आपको याद दिला रहा हूं, पूछ रहा हूं। ग्रॉस एनुअल वैल्यू, उसका मीनिंग जो रेंट मिला है, फिलहाल के लिए काम चलो डेफिनेशन है, वो कैलकुलेट करना बाकी है, सिखाया नहीं अभी तक। हाँ, जीवी तो कैलकुलेट करना है। अगर इतना सिंपल फॉर्मेट रहता था तो सारे क्वेश्चंस आप खुद से ही कर देते। ये फॉर्मेट है, सी मैं बता रहा हूं। सबसे पहले आप बताओ फॉर्मेट क्या है। ग्रॉस एनुअल वैल्यू माइनस क्या करोगे? म्युनिसिपल टैक्सेस कब माइनस करोगे? अगर ओनर ने पे किया तो। अगर टेनेंट्स लिया तो माइनस नहीं करने का। क्वेश्चन में बहुत बार देगा वो म्युनिसिपल टैक्स का अमाउंट, और आगे लिखेगा चुपके से टेनेंट ने पे किया है। वो नंबर को यूज नहीं करने का, बुलाती पर जाने का। बहुत सारे नंबर्स ऐसे होंगे इस क्वेश्चन में, मतलब आगे हम लोग देखेंगे, जो एकदम इररिलेवेंट है, ठीक है। अच्छा, जीएवी में से म्युनिसिपल टैक्स माइनस किया, क्या आएगा? एनएवी क्या होता है? नेट एनुअल वैल्यू। उसमें से 2 डिडक्शंस माइनस करो। फर्स्ट इज स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A एट 30%, फ्लैट 30%। दिस वुड इंक्लूड ऑल योर एक्सपेंसेस, ठीक है। एंड लास्ट इज इंटरेस्ट ऑन प्रॉपर्टी, वो 24B में माइनस होता है। ये सब माइनस करके जो भी आपका फाइनल आंसर है, दैट इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टीज। कितना इजी फॉर्मेट है। जीएवी लेस म्युनिसिपल टैक्स एनएवी लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन एट 24 है, लेस इंटरेस्ट अंडर 24B, आगे आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाँ, इंटरेस्ट क्यों नहीं लेस करना है? मैं घर को बनाने के लिए मैंने बैंक से लोन लिया, वो इंटरेस्ट मेरा खर्चा ही है, और वो कहीं एडजस्ट नहीं हुआ है। हर किसी ने लोन नहीं लिया है तो ठीक है, हर किसी के केस में इंटरेस्ट भी नहीं होगा। जिसने लिया है ओनली इन दैट केसेस वी आर डिडक्टिंग इंटरेस्ट। समझा क्या बच्चों? अरे सभी लोग बताओ, एवरीवन अभी तक यहां हो क्या मेरे साथ? ठीक है, अब मैं क्या बता रहा, सुनो सुनो, ध्यान दो। सी बच्चों, लास्ट के 10 मिनट बस। ये देखो, ये फॉर्मेट अगर आपके दिमाग में बैठ गया, इफ यू आर ऑब्जर्विंग दिस राइटली, यहां पे फॉर्मेट में बच्चों 2 चीजें कैलकुलेट करना सीखना होगा। एक है ग्रॉस एनुअल वैल्यू, और इसके लिए लाने लगा चार्ट 1। इसका एक चार्ट बनेगा जहां पे मैं सिखाऊंगा आपको जीवी कैसे निकालते हैं, ठीक है। एंड म्युनिसिपल टैक्सेस निकालने की जरूरत नहीं हो, क्वेश्चन में देते हैं आपको। म्युनिसिपल टैक्स इज ओनली द नंबर, है ना, उसमें कुछ कैलकुलेशन का कुछ है नहीं खेल। म्युनिसिपल टैक्स बहुत इजीली देंगे। अब ये जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है, ये भी आप परसेंटेज निकाल रहे हैं, और एनएवी तो बैलेंसिंग नंबर आ गया। इसमें एक और चीज है, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का कैलकुलेशन बहुत इंटरेस्टिंग है। तो इंटरेस्ट जो है ना बच्चों, दिस वी आर गोइंग टू स्टडी इन चार्ट 2। बेसिकली द मोमेंट यू अंडरस्टूड हाउ टू कैलकुलेट जीएवी एंड हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट, आपका हाउस प्रॉपर्टी में सारा खेल खत्म हो गया। ये 2 ही चीजों को कैलकुलेट करने का है हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। अच्छा, बाजू में जो फॉर्मेट लिखा है, इफ यू कैन सी, यहां पे कोई रेंट नहीं मिल रहा है, तो जीएवी क्या होगा? 0। क्योंकि जीएवी खुद 0 है, तो म्युनिसिपल टैक्सेस भले ही आपने पे भी किया होगा, वो अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि निगेटिव हो जाएगा। निगेटिव मतलब तो निगेटिव नहीं हो सकता है, एनएवी निगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है।
तो एनएवी भी जीरो होगा। और एनएवी में से डिडक्शंस जो आप माइनस करते हो, स्टैंडर्ड डिडक्शन जीरो का 30% कैलकुलेटर पे निकालो, जीरो। और लास्ट इंटरेस्ट इनकम, ये जो इंटरेस्ट है ये आपको अलाउ कर रहा है, इंटरेस्ट आपने घर के लिए जो पे किया है वो अलाउ कर रहा है लॉ। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि अगर मैं एक घर को खुद ओन करता हूं और वो घर का मैंने बैंक से लोन लिया है, तो उसका जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है दैट इज अलाउड एज एक्सपेंस, बेसिकली सेल्फ ऑक्यूपेड प्रॉपर्टी जहां पे आपने इंटरेस्ट पे किया है वहां पे आप लॉस बुक करोगे, लॉस दिखेगा। निगेटिव मतलब लॉस है, वो घर से लॉस हुआ है। फायदा है नुकसान है? तुम लोग इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू को छोड़ो मत, इनकम टैक्स से फायदा नुकसान है? फायदा है। कैसे? आपके जो लॉस है, अगर आपका दूसरा कोई लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी का गेन है उसमें से एडजस्ट कर लो ना, आपका नेट इनकम कम हो जाएगा। समझ में आया कि मैं क्या बता रहा हूं? एक घर लेट आउट किया उससे गेन हो गया, दूसरा घर आपने सेल्फ ऑक्यूपेड रखा उससे इंटरेस्ट की वजह से लॉस हो गया, तो लॉस आप एडजस्ट कर सकते हो, तो लॉस आपका फायदा है बच्चों। अरे मैं एक चीज बता रहा हूं, लॉस को इनकम टैक्स में फायदा मानते हैं। लॉस इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। लगता है नुकसान हो गया, नुकसान हो गया, कभी कभी मेरे को अच्छा लगता है अगर कोई शेयर को मैं लॉस में सेल करता हो तो टैक्स कम हो जाएगा यार। यू वोंट बिलीव दिस थिंग बच्चों, मैं आपको आगे सिखाऊंगा। वैसे कोविड का जो साल था ना, ईच एंड एवरी स्टॉक ऑफ माइंड, हर एक स्टॉक एकदम रेड में था। मैंने हर एक स्टॉक सेल किया, हर एक स्टॉक सेल करके 2 दिन बाद वापस खरीदा, सेम चीज बेचा, क्यों? लॉस बुक किया। लॉस बुक करके वो लॉस को मैं क्लेम कर रहा हूं, बहुत टाइम तक मैंने क्लेम किया, 2-3 साल तक, और मैं बहुत 2-3 साल तक टैक्स ही नहीं भरा। क्योंकि कोविड के टाइम पे क्या होता पता है, बहुत इरेशनल बिहेवियर हो रहा था, लोग कोई भी स्टॉक को बहुत ज्यादा सेल करके बहुत नीचे ला रहे थे प्राइस, सो दैट वाज एन अपॉर्चुनिटी। लॉस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू सेव टैक्सेस, है ना? भले ही लग रहा है लॉस हुआ है, वो तो ठीक है यार, वो वापस मैंने खरीद लिया हो, वो अलग बात है। तो बच्चों एक बार मैं सेल करता हूँ वापस खरीदता हूँ, तो जो मैंने सेल कर दिया वो उसका लॉस में बुक जो कर रहा हूँ वो मेरे आगे के गेन्स को सेट ऑफ करेगा। लॉस इज एन अपॉर्चुनिटी, ठीक है? अच्छा बच्चों, ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लॉस यहां पे हो सकता है और यहां पे क्या हो सकता है? यहां पे कभी भी लॉस आ सकता है क्या? पॉसिबल है बट रेयरली होता है, ठीक है? अगर आपका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है तो यहां पे भी लॉस आ सकता है, बट दिस हैपेंस रेयरली, ठीक है? यहां पे तो डेफिनेटली सिर्फ लॉस ही होगा, गेन कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि आपको रेंटल इनकम मिल ही रहा है। समझा क्या सबको? राइट बच्चों, थोड़ा सांस लो, लंबा सांस लो, सांस छोड़ना भी है। ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकालते हैं? नहीं, ध्यान दो, शाम में प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, 10 मिनट पहले छोड़ नहीं सकता, बहुत बड़ा पाप है। ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकालते हैं? बिफोर वी डिस्कस ग्रॉस एनुअल वैल्यू, फॉर्मेट बता देता हूं आपको, ठीक है? ये है फॉर्मेट एनएवी जीवी निकालने का। बेसिकली सबसे फर्स्ट स्टेप है कैलकुलेट हायर ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट। कैलकुलेट हायर ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, दो टर्म्स है, एक लिखा है म्युनिसिपल वैल्यू, फिर लिखा है फेयर रेंट। फिर इसमें जो हायर नंबर आ गया जो स्टेप 1 के हिसाब से, इसको रो को मैक्सिमम स्टैंडर्ड रेंट तक, कहां तक? मैक्सिमम स्टैंडर्ड रेंट तक। बच्चों देखो 100% पता है आपके सब सर के ऊपर जा रहा है, क्यों? क्योंकि आपको यही गूगली हो रही है, म्युनिसिपल वैल्यू ये क्या है, फेयर रेंट ये क्या है, स्टैंडर्ड रेंट ये क्या है, और ये एक्सपेक्टेड रेंट स्टेप 2 का एंड है। फिर उसके बाद हमें निकालना है एक्चुअल रेंट, उसमें से माइनस करना है अनरियलाइज रेंट, और माइनस करना है लॉस ड्यू टू वैकेंसी। ठहरो ठहरो, मेरे को पता है, इसलिए इसलिए मैं सिर्फ ये टर्म्स बता रहा हूं, ओनली द टर्म्स। ध्यान दो सभी लोग, चलो एवरीवन। बच्चों ये देखो 2-3 टर्म्स है यहाँ पे, वो टर्म सीखते पहले, वो टर्म सीखने के बाद ही हम लोग उस स्टेप्स पे जाएंगे यार, डायरेक्टली वो स्टेप्स नहीं समझेंगे कितना भी समझाऊंगा तो। एक टर्म लिखा है म्युनिसिपल वैल्यू। व्हाट इज मीनिंग ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू? ध्यान से सुनना, ये म्युनिसिपल वैल्यू का मतलब होता है कि आपके घर से जो किराया कैलकुलेट हो रहा है कि इतना इतना किराया मिलना चाहिए, वो कैलकुलेशन कौन कर रहा है पता है? म्युनिसिपालिटी, म्युनिसिपल अथॉरिटीज। इन वेरी सिंपल लैंग्वेज बच्चों, ये तो आप मानते होगे
म्युनिसिपालिटी को हर एरिया की ज्यादा परख होती है। म्युनिसिपालिटी जो लोकल गवर्नमेंट, ठीक है, तो म्युनिसिपालिटी जो है ना वो चेक करती है भाई ये इस एरिया में घर है, यहाँ पे हमारे हिसाब से ये इतने इतने स्क्वायर फीट का इतना किराया मिलना चाहिए। एरिया चेंज हो गया, हो सकता है वहां पे किराया और कम हो जाए, एरिया और चेंज हो गया और ज्यादा हो जाए, तो डिफरेंट एरियाज के हिसाब से म्युनिसिपालिटी के कैलकुलेशंस होते हैं और वो कैलकुलेशन को हम लोग बोलते हैं म्युनिसिपल वैल्यू। आई एम जस्ट क्लैरिफाइंग दिस, ध्यान से सुनो। म्युनिसिपल वैल्यू का मतलब ये नहीं कि बिल्डिंग की कीमत कितनी, नो। म्युनिसिपल वैल्यू का मतलब है कि वहां से किराया कितना मिल सकता है साल भर का, उसको म्युनिसिपल वैल्यू बोल रहे हैं। उसको क्या बोल रहे हैं? म्युनिसिपल वैल्यू, ठीक है। सो दिस इज वैल्यू एज पर म्युनिसिपल अथॉरिटीज, म्युनिसिपालिटी के हिसाब से वो घर का किराया कितना है, उसको क्या बोलते हैं? म्युनिसिपल वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट एक टर्म लिखा है फेयर रेंट। फेयर मतलब जितना सही अप्रोप्रिएट है उसको फेयर बोलते हैं, ठीक है। अब कैसे समझेगा कि कौन से घर का फेयर रेंट कितना है, ठीक है। यहाँ लिखा है ये एक वैल्यूअर नाम का एक एक्सपर्ट होता है, वो वैल्यू करता है और उसके कैलकुलेशंस थोड़े से म्युनिसिपैलिटी से डिफरेंट हो सकते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा हूं बच्चों, थोड़ा सोच के बताओ, म्युनिसिपल वैल्यूएशन हु डिसाइड्स दिस? म्युनिसिपैलिटी। म्युनिसिपैलिटी मतलब वहां पे उनके खुद के अलग एक्सपर्ट्स होंगे म्युनिसिपैलिटी के, है ना। उनका कैलकुलेशन और एक अलग एक वैल्यूअर का कैलकुलेशन अलग हो सकता है। दैट्स व्हाई यू सी द डिफरेंस बिटवीन म्युनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट, पॉसिबल है, ठीक है। तो देख लो अलग अलग लोग निकाल रहे हैं ना, दैट्स व्हाई वैल्यूज में डिफरेंस आ सकता है। वैल्यूअर जब निकालते हैं इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट, उसको क्या बोलते हैं? फेयर रेंट। म्युनिसिपल अथॉरिटीज ने निकाला है, उसको क्या बोलते हैं? म्युनिसिपल वैल्यू, ठीक है। अच्छा, देयर इज अनदर टर्म कॉल्ड एज स्टैंडर्ड रेंट। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड रेंट। अब ये स्टैंडर्ड रेंट क्या है? यहां लिखा है वैल्यू एज पर रेंट कंट्रोल एक्ट। सबसे थका हुआ वैल्यू है मेरे हिसाब से, मैं बताता हूं इसका रीजन। एक एक्ट है जिसका नाम है रेंट कंट्रोल एक्ट। हर स्टेट का अलग होता है, हर स्टेट का अलग होता है बच्चों। वो क्या करते हैं पता है? वो हर स्टेट में हर एरिया के हिसाब से उनका एकदम कॉमन एरिया को वो क्या करते हैं, पूरा एक साथ एक ब्लैंकेट रेट लगाते हैं। मतलब एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, सपोज से कोठा, कोठा पूरा जो एरिया है वहां पे उनका एक कॉमन स्क्वायर फीट इनटू नंबर होता है, ठीक है। आप एक क्वेश्चन का आंसर करो, कोठा में हर एक वैल्यू, हर एक जगह की वैल्यू सेम होनी चाहिए क्या? जो रोड पे जगह है उसकी वैल्यू ज्यादा होना चाहिए, जो थोड़ा अंदर है उसकी वैल्यू कम होना चाहिए, ऐसे कैलकुलेशंस करना चाहिए। इतने माइन्यूट कैलकुलेशंस ये लोग नहीं करते हैं। रेंट कंट्रोल एक्ट में जो रेट्स लिखे होते हैं थोड़े से एब्सर्ड होते हैं, ठीक है। ज्यादा टेक्निकलिटी में कौन जाता है? म्युनिसिपल वैल्यू। क्यों? वो म्युनिसिपैलिटी को हर एक चीज का बारीक बारीक हिसाब होता है, ये जगह को, ये जगह रोड को चिपक के ये चौरस्ते पे है, या ज्यादा वैल्यूएशन होना चाहिए, वो सब वो कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो रेंट कंट्रोल एक्ट में जो रेट्स होते हैं उसको वैसे क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड रेट। 3 रेट्स पता है अभी तक? कौन से 3 रेट्स? म्युनिसिपल वैल्यू कौन डिसाइड करता है? म्युनिसिपैलिटी। फेयर रेंट वैल्यू डिसाइड करता है। स्टैंडर्ड रेंट रेंट कंट्रोल एक्ट के हिसाब से निकलता है वो, ठीक है। एंड लास्ट लिखा है एक्चुअल रेंट। एक्चुअल रेंट मतलब ये वो है जो आपको मिल रहा है, टेनेंट से आप निगोशिएट कर रहे हो डायरेक्टली। बच्चों समझा क्या? टेनेंट से आपका डायरेक्ट निगोशिएशन चल रहा है और उसको हम लोग बोलते हैं एक्चुअल रेंट, ठीक है। जो आपने किराएदार से चार्ज किया वो होगा एक्चुअल रेंट। अब एक्चुअल रेंट का यहाँ पे क्या लिखा है लॉजिक? एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड ऑब्लिक रिसीवेबल फ्रॉम द टेनेंट। हल्के में मत लो, ध्यान दो, ये चीज को डिस्कस करना है। एक्चुअल इनका क्या मीनिंग बोल रहा है? एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड ऑब्लिक रिसीवेबल फ्रॉम द टेनेंट। मतलब रिसीव्ड ऑब्लिक रिसीवेबल मतलब वो अमाउंट जो या तो हम लोगों को मिल चुका है या मिलना चाहिए था बट नहीं मिला है। एक एग्जांपल दे रहा हूं, एक एग्जांपल दे रहा हूं, लिसन केयरफुली बच्चों। सपोज इमेजिन करो कि 12 महीने आपने घर को लेट आउट किया है। इधर ध्यान दो, आई नो थियरी थियरी हो रहा है बट दिस इज मस्ट यार। मैं प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करूं आपको जब तक आपको जीवी का कैलकुलेशन नहीं आता है? कैन नॉट हेल्प इट। बट अगर ये नहीं समझा तो जीवी का कैलकुलेशन भी नहीं समझेगा, ऑब्वियसली ध्यान देना जरूरी है। एक्चुअल रेंट का डेफिनेशन देख लो अच्छे से। और एक चीज बता रहा हूं, जो स्टूडेंट अभी एक्चुअल रेंट का डेफिनेशन ढंग से समझेगा ना, उसके कोई भी क्वेश्चन के कैलकुलेशन में गलती नहीं होगी। अदरवाइज आप हर बार क्वेश्चन पलटाते जाओगे, देखोगे पहले का क्वेश्चन में ऐसा हुआ, यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है, यू विल गेट कंफ्यूज्ड। दिस इज एक्चुअली वेरी सिंपल, ध्यान से सुनो। बट एक्चुअल रेंट किसको बोलते पता है? अगर मैंने प्रॉपर्टी को किराए पे दिया है तो वो अमाउंट जो मेरे को मिल चुका है
या मिल सकता था, पॉसिबिलिटी थी मिलने की, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्चुअल रेंट। क्या बोलते हैं उसको? एक्चुअल रेंट। ठीक है, नाउ लेट मी गिव यू 2-3 एग्जांपल्स, अच्छे से बता रहा हूं, सुनो। 12 महीने मैंने प्रॉपर्टी को किराए पे दिया और मैंने ऑलरेडी टेंट को बुलाया कि देख भाई, हर महीने का किराया 10,000 होगा। हर महीने का किराया कितना होगा? 10,000। ठीक है, मैंने उसको अप्रैल वाले मंथ से किराए पे दे दिया, अपने फाइनेंशियल ईयर में पूरे 12 महीने रेंट पे दिया उसको। टेनेंट शाना क्या कर रहा है? पूरे 12 महीने यूज कर रहा है। ठीक है, आई एम एक्सपेक्टिंग मेरे को रेंट कितना मिलेगा? 12 महीने का कितना होगा? 10,000 इंटू 12 कितना हो गया? 1,20,000। ओके, अब क्या होता है बताए, लास्ट के 2 महीने का उसने किराया नहीं दिया, लास्ट के 2 महीने का किराया नहीं दिया, तो मेरे को एक्चुअली मिला कितना? 1,00,000 ही मिला। ठीक है, मैंने चार्ज कितना किया था वैसे? 1,20,000, बट मिला कितना? 1,00,000। वो जो मेरे 2 महीने का जो रेंट मेरे को मिलना चाहिए था, वो मिला क्या? क्यों नहीं? क्यों नहीं? रियलाइज नहीं हो रेंट, अनरियलाइज रेंट है वो। क्या है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ अनरियलाइज? यूज करने पे भी मेरे को नहीं मिला, बैड डेट से समझ लो। ठीक है, बता सकते हो एक्चुअल रेंट कितना है? एक्चुअल रेंट कितना है? एक्चुअल रेंट का नंबर बताओ इस एग्जाम्पल में। 1,20,000 कि 1,00,000? 1,20,000 क्यों बोल रहे हो? क्योंकि जो रिसीव है वो भी लेना है, रिसीवेबल जो आना है वो भी लेना है, जो या तो मिल चुका है या मिल सकता था। सारे पॉसिबिलिटीज को कंसिडर करके निकलता है। कितना मिल चुका है? 10 महीने का। कितना मिल सकता था? 2 महीने का मिल सकता था। वो सब जोड़ के निकालो एक्चुअल रेंट। 1,20,000 यूज एक्चुअल रेंट। कितना एक्चुअल रेंट? 1,20,000। समझ में आया? पक्का? अब इस क्वेश्चन का आंसर करो, लास्ट क्वेश्चन। टोटल 12 मंथ्स में से असेसी ने 2 मंथ्स सपोज प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाई किया है। क्या किया है? सेल्फ ऑक्यूपाई, खुद यूज कर रहे हैं, खुद के रहने के लिए। और बाकी 10 महीने इसने वो घर खुद यूज करना छोड़ दिया और बैलेंस 10 मंथ्स वो उसको लेट आउट करता है। एक चीज सुन लो, गवर्नमेंट कितनी लालची है। अगर एक दिन भी साल भर में आपने घर को किराए पे दिया है, उसको आप सेल्फ ऑक्यूपाइड ट्रीट कर ही नहीं सकते हो, पूरा साल लेट आउट हो जाएगा। क्या बोला मैंने? इवन इफ द प्रॉपर्टी इज बीइंग यूज्ड बाय द असेसी, ठीक है, इवन इफ इट इज लेट आउट ओनली फॉर 1 डे, एक दिन के लिए भी किराए पे दिया है, वी आर गोइंग टू ट्रीट द प्रॉपर्टी एज लेट आउट फॉर द एंटायर ईयर। पूरे साल वो प्रॉपर्टी लेट आउट ऐसे मानेंगे। तो इसमें टेंशन लेने का नहीं। ऐसे केसेस में क्या करोगे? 2 महीने सेल्फ ऑक्यूपाइड है, 10 महीने लेट आउट है, क्या ट्रीट करोगे इसको? अलग अलग नहीं, मैं बार बार वही तो बोल रहा हूं। पूरी प्रॉपर्टी पूरे साल के लिए क्या होगी? लेट आउट। क्यों? क्योंकि आपने 2 महीने यूज किया है खुद और बैलेंस टाइम अगर उसको लेट आउट भी किया है। यहां पे ज्यादा लॉजिक नहीं लगाने का, सिंपल रूल क्या है, इफ द प्रॉपर्टी इज लेट आउट इवन फॉर अ सिंगल डे, इट वुड बी ट्रीटेड एज लेट आउट फॉर द एंटायर ईयर, पूरे साल के लिए लेट आउट। ठीक है, अब देख लो, ये जो इससे रेंट जो चार्ज किया जा रहा है बच्चों, ये है 10,000 रुपीज पर मंथ। बोलो एक्चुअल रेंट कितना होगा? ये बता दो, विल एंड दिस लेक्चर। 1,20,000? 1,00,000? 1,20,000 क्यों बोल रहे हो? एक्चुअल रेंट का मीनिंग मैंने आपको क्या समझा बताओ। देखो लैंग्वेज, जितना अमाउंट मिला या जितना मिल सकता था उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्चुअल रेंट। कितना मिला? 1,00,000। कितना मिल सकता था? 1,20,000 कैसे मिल सकता था बच्चों, जब वो 2 महीने खुद यूज करे? हाउ कैन यू एक्सपेक्ट समवन टू पे हिम रेंट? अरे वैसा अगर अगर का ऐसा हाइपोथेटिकली सोच क्यों रहे हो? इमेजिनरी, जो प्रैक्टिकली हुआ है वो बोल रहा हूं। सुनो प्लीज लिसन, ध्यान दो यहां पे सभी लोग। 10 महीने का जो रेंट है ना, वही एक्चुअल रेंट होगा। मेरी बात को सुनो, अगर मैं साल भर में स्टार्टिंग के 2 महीने खुद यूज कर रहा हूं प्रॉपर्टी को, मैं सोचता तुम अरे यार कैसा किराएदार है यार, पैसा ही नहीं दे रहा। अरे खुद यूज कर रहा है तू, तेरे को रेंट कौन देगा? कोई नहीं देगा रेंट, क्योंकि मैं खुद यूज कर रहा हूं। इट वुड बी स्टूपिड ऑफ माइंड इफ आई एम एक्सपेक्टिंग समवन टू पे मी रेंट। अरे कौन देगा? मैं खुद यूज कर रहा हूं, है ना? वो मिल ही नहीं सकता ना रेंट किसी से यार। सो एब्सोल्युटली नो क्वेश्चन कि वो 2 महीने का एक्चुअल रेंट में आएगा कि नहीं आएगा। अब बैलेंस 10 मंथ्स जब मैं किसी को किराए पे दे रहा हूं, आई एम एक्सपेक्टिंग रेंट फ्रॉम ऑल दोस 10 मंथ्स। ये हो गया एक्चुअल रेंट। समझा क्या? इस पर पहले वाले एग्जाम्पल में डिफरेंस देखो। पहले वाले में क्या था? पूरे 12 महीने मैंने किराए पे दिया है, तो मेरा तो एक्सपेक्टेशन मेरे को पूरे 12 महीने का मिलेगा, जितना मिलेगा, जितना मिल सकता था पूरे 12 महीने का मिल सकता था। वो अलग बात है कि उसकी नीयत अच्छी नहीं थी, उसने लास्ट के 2 महीने का रेंट दिया नहीं।
एक्चुअल रेंट 12 महीने का होगा वहां पे, यहाँ पे सिर्फ कितने महीने का होगा? क्यों 10 मंथ्स का? क्योंकि 2 महीने आप जब खुद यूज करो तो आपको कौन देगा भाई? कोई नहीं देगा। बताऊंगा बताऊंगा आगे, एक क्वेश्चन में बताऊंगा। वी आर जस्ट डिस्कसिंग एक्चुअल रेंट। हाँ बोलो। हाँ, हम लोग जब जीएवी का पूरा कैलकुलेशन देखेंगे अपने आप समझेगा वो। उसमें एक्चुअल रेंट जीरो हो जाएगा बट। ठीक है हाँ। आएंगे सारे, कैसे आएंगे? टैक्सेबल होता है, टैक्सेबल होता है।